सिस्टम में देखा, सारी R&D करी, देखा तो अमेरिका वाज द बेस्ट इन एल्डरली केयर और सीनियर केयर। वहाँ के सिस्टम काफ़ी अच्छे हैं। मैं अमेरिका गया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी स्पेशली एल्डरली केयर की, और फिर मैं वापस इंडिया आया तो मैंने यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो उसको हमने पाया कि वहाँ पे एल्डरली केयर या पेरेंट केयर या ओल्ड एज होम केयर, अपने ओल्ड एज होम केयर का ज़्यादा रिवाज था और था। तो मुझे ओल्ड एज होम केयर थोड़ा सा समझ में नहीं आई, तो हमने इसको पेरेंट केयर चीज़ रखी कि हम उन पेरेंट्स की केयर करना चाहते हैं जिनकी केयर उनके बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से वो कर नहीं पा रहे हैं। चाहे वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो, बाहर चले गए हो, जैसे मेरे बच्चे चले गए, या बच्चे पास भी है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, या वो अपने कैरियर में इतने लगे हुए हैं। ये सब कुछ होने के बाद अगर वो केयर करना भी चाहते हैं तो उनके पास प्रोफेशनल एक्यूमेंट और वो एक्सपर्टीज नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जिनको एक स्पेशल नीड है टाइप के साथ, वो हम कैसे करें। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम आज तक तो बच्चों की केयर की बात करते रहे कि पेरेंटिंग कैसे करें, अपनी नहीं केयर। हमेशा हमने यही सुना है पेरेंटिंग, जब से न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है हमने पेरेंटिंग पे सुना है। बीइंग ए पीडियाट्रिशियन तो मेरा तो पेट टॉपिक था भी पेरेंटिंग कैसे करें, बच्चों को कैसे संभालना है। तो अब आप ये भी सोच सकते हैं कि आज हम पेरेंट केयर की बात क्यों कर रहे हैं, बोले तो अपोजिट हो गया। आज तक बच्चों की केयर की बात हो रही थी कि बच्चे कैसे केयर करें। तो आप बता सकते हैं कैसे, क्यों आज हमें आवश्यकता इस चीज़ की बात करनी है। आप तो सारे मेरे से बड़े हैं काफ़ी लोग। ज़्यादातर लोग ओल्ड एज होम में चले जाते हैं, अवे फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। अगर घर में ही रह के अगर वो केयर मिले जो उनको ओल्ड एज होम में मिलती है, व्हाई विल दे गो। तो और कुछ बच्चे बिजी हैं सब, एक हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उसमें आपके जवाब बहुत ही सही है, उसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारे देश के अंदर एक हमारा डेमोग्राफी, जो पब्लिक का एक स्ट्रक्चर था, वो चेंज हो गया पिछले 50 सालों में, जो कि हर दुनिया में हर जगह चेंज होती है। हर जगह जब हम MBBS कर रहे थे तो हमारे क्या बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे। जब हम तो हमारे दो का नारा आया कि उसमें बच्चे कम पैदा करो, क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, बच्चे ही बच्चे थे हमारे पास। तो हमारा एक जो हेल्थ पिरामिड था, जो डेमोग्राफी पिरामिड शेप में था, डेमोग्राफी पिरामिड ही बोलते हैं, वही नाम याद आज से। तो ऊपर की एज के बहुत कम लोग थे टिप पे, नीचे लोग थे सारे के सारे। तो हमारे लिए वो एक लायबिलिटी मानी जाती थी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो प्रोडक्टिव क्लास नहीं होती ना, आप तो सब गवर्नमेंट में रहे हो, तो लायबिलिटी है बिलो 50 और अब 70। तो अब 70 तो उसमें बहुत कम पॉपुलेशन थी, 60 थी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 1947 में 37 साल थी, जो अभी बढ़ के 76 साल हो गई है। अब हम उस 76 साल की देन में हम सब बैठे हैं। तो हमें अब क्योंकि सिनेरियो सारा चेंज हो गया, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, हमारी इकोनॉमी बहुत राइज की है, हमारी लाइफ बहुत काफ़ी बढ़ गई है। तो जो ऊपर के लोग थे वो जो पिरामिड शेप से हम डंबल शेप में आ गए, ऊपर काफ़ी लोग आ गए, 20-30% लोग आने लगे। तो अब जब पहले हम बच्चों की बात करते था, मैं जब MBBS की, इसीलिए मैंने शायद पीडियाट्रिक्स ली थी कि टॉप ब्रांच थी कि बच्चे सबसे ज़्यादा है। अब मुझे लगता है कि वो सिनेरियो चेंज हो गया, लगता नहीं, वो स्टेटिस्टिकली चेंज हो गया। 2021 में और बिलो 50 और अबव 60 दुनिया में बराबर हो गए, पूरी दुनिया की अगर बात करें। इंडिया में 2030 में बराबर हो जाएगा। तो अब अबव 60, अब हमारी प्रॉब्लम जो पहले बच्चों में थी अब वो शिफ्ट हो गई बड़ों में, क्योंकि एज के साथ जो अपनी प्रॉब्लम्स थी, जो अच्छी भी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ की बुराई अपने आप ही आ जाती है, कुछ ना कुछ जुड़ी होती है, अच्छी बुरी चीज़ें उसी तरह आ गई है हमारी। तो हमने ये चीज़ नोटिस करी कि अपने पेरेंट्स की केयर करें, हम उन पेरेंट्स की केयर करें जो बच्चे नहीं कर पा रहे। तो हमने एक पेरेंट केयर का एक
हमने मॉडल डेवलप किया अमेरिकन सिस्टम को लेके, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमने एक मॉडल डेवलप किया। क्वालिटी क्वांटिटी उनकी हो, लेकिन जो हमारा प्यार और स्नेह और जो हमारा एक आत्मीयता हिंदुस्तान की है वो उसमें डाले हैं, क्योंकि वो अमेरिका में नहीं होती, वो हमारे हिंदुस्तान में ही है। तो इस चीज़ के लिए हमने एक वटवृक्ष पेरेंट किया था, उसका एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि अब हमें इसमें हमारी जैसे जैसे एज बढ़ी तो हमें समस्याएं क्या क्या है जिनके लिए हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, जो मैं वैसे तो बहुत सारी है पर कुछ एक मैंने सिलेक्ट किए उनमें से जो हम घर पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें ओल्ड एज होगा, जैसे आपने सीधे ये कहा ओल्ड एज होम में, ओल्ड एज तो में तो जाना ही नहीं है हमने, या तो अपने घर में रहना है या ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड केयर मिले। वी आर नॉट फॉर ओल्ड एज। स्पेशलाइज्ड केयर जिसकी जैसे आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए, और उसको एक इंटीग्रिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ मिलनी चाहिए। दैट इज अवर मोटिव। जो भी लाइफ का पार्ट बचा है वो हम अच्छे से गुजारे। 2 4 5 साल बाद मैं भी आपकी की तरह हो जाऊंगा, इतना ही तो फर्क है 5 साल में। तो इन चीज़ों को हमने करने के लिए वटवृक्ष को हमने एक डेवलप किया पायलट। डीपी सिंह साहब आए थे, देखा था इन्होंने, ये इनका प्रयास है कि हमारे को यहाँ लाए और आप लोगों से मिलने का मौका मिला, तो खुशकिस्मत है। कहाँ से ऑपरेट करते हैं? ऑपरेट एमजी रोड पे है जी मेरा। वहाँ पे जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मेरी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी एमजी रोड, सारा मंदिर बिल्कुल पास है मेरा। चकरपुर सुना होगा शायद, चकरपुर में घुसते ही है, मेन रोड पे ही है एमजी रोड। मंदिर की तरफ या पहले? नहीं, बहुत पहले है, मंदिर तो बहुत आगे चला गया। बस जैसे ही घुसते हैं फ्लोरा इन्फॉर्मेशन के साथ में घुसते ही है। इसी नाम से है वटवृक्ष के नाम से। तो मैंने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को तोड़ने के बाद सारी बिल्डिंग 7 स्टोरी 12,000 फुट जगह उसको बनाई। तो अब ये है कि हम उसमें उस बिल्डिंग का जो एक अपना सिस्टम है जो भी है, तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से बात करने का जो हमारा मकसद है आज कि हम घर पे भी अपने पेरेंट्स की केयर को कैसे बेटर कर सकते हैं। वो तो एक कमर्शियल हो गया, चलो जी आपने सोचा कि हम आ रहे हैं कि हमें सोसाइटी के अंदर भी वो चीज़ परकोलेट करनी है कि हम अपने पेरेंट्स की केयर कैसे कर सकते हैं, घर पे कैसे अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि हम माने नहीं माने, हम एक्सटेंशन तो नहीं लाए ना, हम पार्ट तो नहीं किए, उन्होंने हमें सारी उम्र दिया है किसी न किसी रूप में। आज भी हम जो सिचुएशन है वो उन्हीं की दे। तो अब हमारा टाइम है कि हम उनको रीपे करें जो उनकी लाइफ जो भी है, और अच्छे से रीपे करें। तो इसमें कुछ इश्यूज है जो घर पे हमें नहीं पता होते, उनके बारे में डिस्कशन हम करना चाहते थे। यदि आपके दिमाग में कुछ हो, कोई हो तो आप बताइएगा बीच में, कुछ भी पूछना हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं। सर वार्ता तो चालू हुई चुकी है, डिस्कशन चल ही रहा है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि फॉर्मल वेलकम सर का जरूर करना चाहिए। तो हम लोग डॉक्टर रमेश गोयल का इनफॉर्मल डिस्कशन शुरू हुई। डॉक्टर रमेश गोयल साहब का हम लोग स्वागत करते हैं, और साथ में डॉक्टर चोपड़ा साहब का और उनकी पूरी टीम का हम लोग स्वागत करते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी जो कॉलोनी है उसमें मोर देन 70% सिटीजन्स हैं। सो ये बिल्कुल सही जगह है इस प्रोग्राम के लिए। और हालांकि आज बारिश की वजह से लोग कम है, लेकिन कम से कम 15-20 लोगों ने वीडियोस मांगे आज के प्रोग्राम। सो इस कॉलोनी की नीड है ये, और डीपी सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं आपको बता दूं सर, हमारा एक त्रिवेणी विचार मंच है, और हम लोग हर महीने ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें सभी के लिए प्रबुद्ध होने का, स्वास्थ्य संबंधित और जो भी उनके अच्छे के लिए हो सके, कॉलोनी के लोगों के भले के लिए हो सके, डेवलपमेंट के लिए हो सके, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं बच्चों के लिए। सो ये प्रोग्राम हर महीने हम लोग करते हैं। पिछले महीने हम लोगों ने मेडिटेशन पे प्रोग्राम किया था, हार्टफुलनेस मेडिटेशन पे, और निरंतर ये प्रोग्राम जारी रहेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात जारी रखें। इनफॉर्मली फॉर्मल। तो बेसिकली 11 पावरफुल टिप्स हमने इसको नाम दिया। हम हो सकता है सारी
टाइम के हिसाब से देखने का। जैसे सबसे पहले हमने टिप्स में लिया कि डिमेंशिया के बारे में हमने किया। सबसे पहले ये सोचा कि डिमेंशिया जो कि हमारी प्रॉब्लम है, एक्चुअल में सबसे पहले हमें ये समझना है व्हाट इज डिमेंशिया। हम कहते हैं जी बूढ़ा हो गया जी, अभी भूलने लग गया, इसका तो भूल गया है तो डिमेंशिया हो गया। ऐसा नहीं है, नॉर्मल भी आदमी भूलते हैं, तो नॉर्मल भूलने को हम डिमेंशिया नहीं कहते। मैंने चाबी कहाँ रख दी, अरे मैं तो रुमाल कहाँ रख दिया, भूल गया, या चलो मैंने एक पेपर रखे थे कहाँ भूल गया, दैट इज नॉट डिमेंशिया। हमें इसमें पहली बात सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, डिमेंशिया नहीं है और क्या है। डिमेंशिया एक चीज और बता दूं, एज के साथ नहीं होता है। कहते हैं जी एज के साथ डिमेंशिया रहता है, ऐसा नहीं है, ये मिसनॉमर है। डिमेंशिया इज दी वन ऑफ द सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है कि मल्टीपल अदर डिजीज का कारण से कोई चीज मैनिफेस्ट करती है, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। डिमेंशिया इटसेल्फ एक कोई बीमारी नहीं है, ये मल्टीपल बीमारियों का एक रिजल्ट है, जिसमें हमारी सबसे पहले क्या होता है कि मेमोरी अफेक्ट होती है, हम भूल जाते हैं। शुरू में शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्ट होती है, फिर लॉन्ग टर्म की होने लग जाती है। फिर दूसरा क्या है कि हमारी थिंकिंग अफेक्ट हो जाती है, हमारे सोचने की क्षमता, हमें सोच के क्या बोलना है, कैसे बोलना था, वो हम भूल जाते हैं। तीसरी चीज हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमें ये नहीं पता कि अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमें सोसाइटी ने सिखाया है वो भूल जाते हैं। उन डिमेंशिया के पेशेंट को नहीं पता कि मेरे को यहाँ कपड़े बदलने हैं, उतारने हैं, पहनने हैं, वो भूल जाता है। फिर क्या होता है कि उसको जो चीज़ नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती है, जो एक्टिविटी उनको करने में। तो डिमेंशिया में क्या होता है, हम कब सोचे डिमेंशिया, जो हमारी ये सब चीज़ें रूटीन में होती है उनके अलावा कुछ एक्सेप्शन हो गया। मान लो किसी ने पजामा पहन रहा है, वो सिर में पहन रहा है। मान लो किसी ने टॉयलेट जाना है, उसको वो टॉयलेट यहीं कर देता है, उसको नहीं पता टॉयलेट कहाँ है। उसको ये नहीं पता खाना कैसे खाते हैं, वो भूल जाता है खाना कैसे खाते हैं, उसको पता ही नहीं मैंने खाना खाया ही नहीं खाया। तो दैट्स कंसर्न डिमेंशिया। नॉर्मल भूलना डिमेंशिया नहीं है। और डिमेंशिया का एज से रिलेशन ये है, डिमेंशिया 40 साल में भी हो सकता है, 70 साल में भी नहीं हो सकता। तो ये नॉर्मल चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान। अब डिमेंशिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आती है कि डिमेंशिया में उनको, क्योंकि वो भूल चुके हैं सब चीज़ें, धीरे धीरे भूलते जाते हैं, तो अब उनको ये नहीं पता कि मेरे को ये काम कैसे करने हैं। तो हमें उनके लिए उनको ये चीज़ हम कहते हैं, आपको इतनी बार तो बता दिया, आपको समझ नहीं आता है क्या? उनको वाकई समझ नहीं आता, ये चीज़ हमें समझनी है, उनको नहीं समझनी है। उनको समझ में आता है तो समझ जाते हैं ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उनको नहीं समझ में आता, वो भूल चुके हैं कि रोज एक चीज़ को बताते 2 मिनट बाद भूल जाएंगे। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिस पर हम हमेशा स्ट्रेस करते हैं। उनको नींद नहीं आती, इरिटेबल हो जाते हैं, उनका बिहेवियर बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, बिना किसी कारण के एग्रेशन शो करते हैं वो। और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमें लगता है कि हमारे समाज में या हमारे घर में ऐसे कैसे कर रहे हैं, वो कपड़े उतार दिए या कुछ और ऐसी हरकतें कर दी जो कि अप्रोप्रिएट एज पर नॉर्म्स नहीं होती। तो हमें इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करके हमें उनको एज ए ये देखना है कि उनको नहीं पता, और हमें सिंपैथी की बजाय एम्पैथी से काम लेना है। हमें समझना है कि इनको नहीं पता। जब अगर कुछ भी उसमें अनमैनेजेबल हो तो हमें उसमें प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, किसी भी प्रोफेशनल्स की। हमें समझने की उनकी मेडिसिन होती है। बहुत से डिमेंशिया के ऐसे काम होते हैं ट्रीटेबल होते हैं। हमें यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प सबसे पहले डायग्नोसिस करना है उसका। डायग्नोसिस के लिए कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट होते हैं, जो हमारे सुबोध जी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं। सिंपल टेस्ट है, कोई मशीन नहीं चाहिए उसमें। कुछ टेस्ट के परफॉर्मेंस बने होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उन पे हम डायग्नोसिस करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस उसमें हो जाता है, प्रोग्रेशन भी पता लगती है। तो ये हमें आफ्टर 60 जिन लोगों को हमें सस्पेक्ट हो करवाने चाहिए, जिनकी अभी हमारे देश में ज़्यादा पर्सनल है नहीं। हमें लगता है वो पागल हो, ऐसा नहीं है कि आप पागल होने की कराओगे। हमें डायबिटीज नहीं होती क्योंकि हम शुगर चेक कराते हैं, तो वो प्रिकॉशनरी उसी तरह हमें कराते हैं। तो ये चेंज ऑफ बिहेवियर जो है, that's reflected in some tests. चेंज ऑफ बिहेवियर उसमें सारे पैटर्न लिखे हुए हैं, जो टेस्ट में आता है उसमें हम मेमोरी, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी जो अल्टीमेटली डिफरेंट सेंटर्स ने, डिफरेंट डॉक्टर्स ने सबने
परफॉर्मा इवैल्यूएट किया है कि ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, तो ये उसके रिजल्ट्स है और ये ऐसी कैलकुलेशन होगी उसकी, उसका एक इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। कैसे बातचीत से या बातचीत से कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन, ये एमआरआई में तो आएगा नहीं, ना सीटी स्कैन में आता ना ब्लड में आता, ये इसी फंक्शन से आता है। इसके अंदर क्या होता है कि उसमें जैसे कुछ विजुअल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मेंटल मैथमेटिक्स के बहुत छोटे-छोटे होते हैं, जैसे ड्राई मैन कर दिया, ड्राई क्लॉक वॉच कर दिया, हम कहते हैं घड़ी बना दो जी, क्या टाइम हुआ है, उससे टाइम प्लेस ओरिएंटेशन पूछते हैं, ओरिएंटेशन खत्म हो जाता है, अब क्या टाइम होगा, ये हम बता सकते हैं यार शाम हो गई 5-6 बजे, सभी बता देते हैं, चाहे मंदिर में बैठे हो शाम को इधर उधर भी हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शाम है या सुबह है, ये भी टाइम कहाँ हूँ मैं, ये भी टाइम प्लेस और सबके ओरिएंटेशन खत्म हो जाते हैं। उनको छोटी-छोटी मैथ्स की कैलकुलेशन भी नहीं आती, आर्टिकुलेशन नहीं आता, दो छोटी चीज़ें मान लो घोड़ा, गधा, कुत्ता, तीन याद कर लें उनको 2 मिनट बाद पूछेंगे वो तीनों चीज़ें नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी वो सारी रिकैप्चुलेशन ऑफ मेमोरीज कम हो जाती है। ब्रेन के फंक्शन, ब्रेन में मतलब डैमेज हो जाता है सेल का, जिसकी वजह से होती है। कुछ चीज़ें कभी-कभी याद भी आती है रिलेटिव, इसलिए उस कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट से हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम उसको कुछ बहुत से कारण ट्रीटेबल कारण होते हैं डिमेंशिया के, कुछ अनट्रीटेबल होते हैं, उनमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं हम उसका, जो कि हमारा मेन एम है कि प्रोग्रेस स्लो हो उसकी। प्रोग्रेस तो अगर हो गया डिमेंशिया तो होगी, ट्रीटेबल का जैसे इन्फेक्शन हुआ ब्रेन में, वो ट्रीटेबल का हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ब्रेन इन्फार्क्ट के साथ में जैसे ब्रेन में हम कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसको अगर इमीडिएट हम ले जाते हैं तो स्टंट वगैरह से हार्ट में स्टंट डलता है, ऐसे ब्रेन की भी वो ब्लड सप्लाई रीसर्कुलेट वापस कर देते हैं स्टेंट डाल के, तो वो जल्दी से जल्दी हमारा उसमें ब्रेन फंक्शन रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन की सेल एक बार डेड होने के बाद रीजनरेट नहीं होती है। लेकिन उनको हम अर्ली अगर प्रिवेंशन कर लें, विद इन 40 मिनट्स अब तो हॉस्पिटल्स में प्रोग्राम चलते हैं, स्ट्रोक जो बोलते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट को विद इन 40 मिनट्स इनकी हेल्प मिल जाती है प्रॉपर, तो रीजनरेशन 90%, 98% हो जाती है। इन चीज़ों पे हमें स्पेशल फोकस करना है कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ सस्पेक्ट हो तो हमें तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ताकि ट्रीटेबल कॉज को हम ट्रीट कर सकें। अनट्रीटेबल का तो ये कि प्रोग्रेशन स्लो करना है, तब हमें कमर्शियल हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। घर पे भी हम उनको सारी एक्टिविटी करवा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये आती है हमें सबसे पहले घर में कि हमारे पास टाइम नहीं होता, और दूसरा प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं होता, तीसरी चीज़ हमें ये नहीं पता कि एक्टिविटी क्या क्या करवानी है और कैसे करवानी है। तो ये चीज़ों के लिए हमें, जैसे अब हमने क्या किया, इसमें डे केयर रखा है, डिमेंशिया के लिए भी डे केयर रखा है। डे केयर में क्या करते हैं, जैसे आप कोई डिमेंशिया के लोग हैं, उनको आप हमें सुबह छोड़ जाओ, शाम को ले जाओ आप, हम उनको डे में जो एक्टिविटी करवानी होती है घर पे आप नहीं करवा सकते, वो हम सभी करवाते हैं। एक शेड्यूल कराते हैं, इंडिविजुअल के शेड्यूल के हिसाब से, हर आदमी की नीड अलग है उसमें। काउंसलिंग की जरूरत नहीं करते हैं, काउंसलिंग तो उनकी तो खुद की तो कुछ इम्प्रूव, लेकिन काउंसलिंग फैमिली की जरूरी है, फैमिली को समझना जरूरी है कि इशू क्या है और उसको ठीक कैसे, मतलब उसको हमने कैसे डील करना है, ताकि फैमिली के लोग स्ट्रेस फ्री रह सकें और अपना काम परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा कर सकें। उनको तो थेरेपीज की जरूरत है, जो थेरेपी जरूरी नहीं है कि मेडिसिन ही हो, मेडिसिन कुछ हद तक काम करती है अपनी जगह, लेकिन बाकी थेरेपीज एडिशनल थेरेपी करती हैं, उनको एक्टिविटी कराते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन की कराते हैं, उनके सब मूवमेंट्स की कराते हैं, उनको स्पीच की थेरेपी कराते हैं, उनको कॉग्निटिव फंक्शन में छोटी मूवमेंट्स छोटी होती है, जो जैसे बच्चों को हम करवाते हैं, जो चीज़ें सिखाने के लिए हम कराते हैं, उनके ब्लॉक्स लगवाते हैं, वो लगवाते हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ बताऊँगा मैं आपको, बच्चों को भी हमने ये रख किया है, एक एक चीज़ सिखाई है, ऐसे ही बड़ों को सिखानी पड़ती है, लेकिन एक बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। बच्चों को जब हम कुछ चीज़ सिखाते हैं तो वो सीखते जाते हैं टाइम के साथ, और अपने आप ही सीखते जाएंगे, क्योंकि दे आर इन ग्रोइंग फेज, और यहाँ पे दे आर इन डिक्लाइन फेज। तो जो चीज़ हम उनको सिखा रहे हैं वो तो सीखते जाएंगे, यहाँ पे वो सिखाने के बाद 10 चीज़ सिखाएंगे, 10 सीख लेंगे तो वो एक ही याद रहेंगे, वो भूलते जाएंगे। तो ये चीज़ हमें बड़ी इरिटेट करती है सभी को, क्योंकि हमें पता नहीं है यार ये समझ क्यों नहीं रहा है। माइंड का क्लाउड नहीं, मेमोरी वाला क्लाउड में जाकर
क्लाउड में तो बड़ा है जी, क्लाउड तो मार कर निकाल देगा। क्लाउड तो माइंड तो इतना बड़ा है, हम 10% भी यूज नहीं करते पूरी दुनिया। Even in the normal circumstances, when the person is all right, okay, उनके grandchildren and बच्चे भी बोलेंगे कि आपने तो number of times आप पहले ही बता चुके हो, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। Then they will say आपने पहले ही बता दिया ये। They forget that they have told any such instance. बार-बार बता रहे हैं, हाँ, ये बार-बार, कह रहे हैं, हाँ। रिपीटिशन आप कह रहे हो। रिपीटिशन लेकिन नॉर्मल भी होता है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे बच्चे को एक ही चीज हो सकता है 10 बार बता चुका हूँ मैंने, ये क्या हो सकता है सर को भी मैं एक चीज 10 बार बता चुका हूँ। दैट मे नॉट बी एबनॉर्मल, नॉर्मल भी होता है। एक क्वेश्चन है, आपने बताया कि डिमेंशिया हो तो क्या करना है? हाँ जी। क्वेश्चन है डिमेंशिया ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है? देखिए डिमेंशिया ना हो, एक तो हम जो ट्रीटेबल कॉज है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे इन्फेक्शंस हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं अपने, शुगर ब्लड प्रेशर, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर उनको हम मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम कॉग्निटिव फंक्शन जैसे मैंने बताया वो करवा सकते हैं। अगर हमें डेवलप मान लो डिमेंशिया के फीचर आ भी रहे हैं तो जहाँ मेडिसिन चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट से वो मेडिसिन प्लस जो थेरेपीज साइकोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ये थेरेपीज लेके और डे टू डे एक्टिविटी के हिसाब से हो तो उससे हम प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं। आप जो कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ, तो ये कौन से हैं? तो लोगों को जैसे मान लीजिए मेरे घर में कोई पेरेंट्स हैं, तो अब मुझे कैसे पता चले कि कौन से कॉग्निटिव फंक्शंस मैं इनसे करवा सकती हूँ? उसके लिए कहाँ से किस तरह से गाइडेंस मिलेगी? वही आप जैसे मान लो आपने पहले तो ये डिमांड उनका डिसाइड किया कॉग्निटिव फंक्शन से कि इनको डिमेंशिया में क्या क्या चीज़ों उसमें किस पार्ट में ब्रेन का अफेक्टेड ज़्यादा है। सबसे पहले तो स्पीच पोर्शन ज़्यादा है या आर्टिकुलेशन ज़्यादा है या उनको अपने दिमाग में थिंकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है या उनको मस्कुलर प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है छोटे तो वो चीज़ें हमें जब डिफरेंशिएट हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको बता देते हैं कि आप ये चीज़ ज़्यादा, जैसे उनको पेंटिंग घर पे आप पेंटिंग करा सकते हैं, उनको लैंग्वेज सिखा सकते हैं घर पे, उनको जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़वा सकते हैं, उनको बोल के बुक्स पढ़वा सकते हैं। इन चीज़ों से जहाँ हमें ब्रेन एक्टिव रहे, जैसे आपको ध्यान है हमें आप भी होंगे, आपके तो आगे लाडो सारे गाँव ही है, चौपाल पे बैठ के सारे बुजुर्ग अंताज खेलते हो, बचपन से हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। और मैं बचपन में खेली भी हाँ खेली हुई भी है सही। तो पर मुझे जब लग रहा सब हुआ मचाते थे, सब बातें करते थे और वो बच्चों की तरह लड़ते हैं जब ताश खेलते हैं, एक एक पत्ते को बड़े ध्यान से करते हैं। तो पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था, पर अब जब मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि दैट वाज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रेन। बेसिकली हमें ब्रेन को एक्टिव रखना है, कॉग्निटिव थेरेपी। हाँ कॉग्निटिव थेरेपी ऑफ ब्रेन। हमें ब्रेन को जहाँ एक्टिव रहेगा ना, चाहे लैंग्वेज नहीं सीखेंगे हमारा ब्रेन काम करेगा उसमें, और चाहे हमें किसी चीज का स्पेसिफिकली मान लो सिंगिंग का शौक है तो सिंगिंग में हम करें, कोई नई म्यूजिक सीखे, तो ये सारी प्रिवेंशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आजकल तो बच्चों को और अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सॉरी आप कुछ नहीं आप फर्क आजकल तो डॉक्टर बच्चों को रिकमेंड करते हैं, आपको पेडिट्रिशियन कि चेस खेलो, 5-6 साल का बच्चा है उसको कहता है चेस खेलो, चेस से भी ब्रेन की डेवलपमेंट, कोई ब्रेन की एक्टिविटी चाहिए, चाहे लूडो भी खेल रहे हैं उसमें भी हम दिमाग लगाते हैं, हम व्यापार कर लेते हैं। 6 साल का मेरे पास बाबू चेस खेलो, तो ये सारी एक्टिविटी हमें ब्रेन को एक्टिव रखना है। एकदम दिमाग काम करता रहेगा ना, बातों करने में, लड़ाई करने में, प्यार करने में, को कंसीडर करता है ना इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पर ये कैसे लगेगा, मतलब जो केयर टेकर है, बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, कि नाउ दे नीड मेडिकल। देखिए वही हमें आइडेंटिफाई यही करना है कि ऐसे एबनॉर्मल चीजें कुछ होने लग जाए जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है। अब आपको लगे थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी किसी या तो उसके थॉट प्रोसेस में आ रही है या उसके काम करने में आ रही है या बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो भूलने लग गया किसी भी कारण से, तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। और फिर हमें न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके और साइकोलॉजी, बहुत मशीनों के टेस्ट नहीं है ये, जिसके लिए एक कोई टेस्ट करा लिया 2-4-5 हज़ार रुपए लगते हैं डिफरेंट। एल्डरली पीपल अगर कुछ भी डायग्नोज करना चाहें कि हाँ स्टेज है स्ट्रॉन्ग वेयर है यूज ऑफ मेडिकल, क्योंकि आजकल बच्चों को पास भी टेंशन भी बहुत है,
फिर वो पिक्चर आई ना कल आज और कल, हाँ जी। अपने बच्चों को भी संभालना है, खुद को संभालना है, अपनी नौकरी संभालनी है, पेरेंट्स को भी संभालना है, उनका भी टेंशन काफी है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप उनको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं उस टेंशन से, तो एल्डरली खुद अगर ट्रीटमेंट देनी है, खुद डायग्नोसिस करना है, तो किस स्टेज के ऊपर है? देखिए खुद डायग्नोसिस में जब आदमी भूलने लग गया तो उसको बहुत बार नहीं पता लगता कि मैं भूल गया। जब आदमी भूल ही रहा है, जैसे कल हमारे चुटकुला डाला था, दो बुजुर्ग बैठ के बात कर रहे हैं, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द थिंग्स वेरी अर्ली। दूसरा पूछा है, लेकिन ये उनको याद रहा कि मैं भूल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं? दूसरा पूछ रहा है कि आपको कैसे पता लगा कि आप भूल रहे हो? तो मैंने कहा मैं भूल रहा हूँ। तो आप उनको ये भी याद कीजिए। तो हमें इस चीज को बड़ा एक ये हमने ये सुबोध जी ने दिया। देखिए एक स्केल बड़ा है इंटरनेशनल लेवल पे ना, आप जो बच्चों की बात कर रहे हो, इसमें एक बर्डन स्केल ऑफ फैमिली केयर गिवर है। बच्चों को हम केयर गिवर बोलते हैं, जैसे जो भी केयर कर रहा है उसकी केयर गिवर, तो उसमें आप खुद सेल्फ असेस कर सकते हो। इसमें ये हाँ एक सब इसमें दो तरह के हैं। एक हमें कब लगता है कि उसको जरूरत है, सब सीनियर्स पे कोई प्रॉब्लम होती है कि वो कहते भाई मेरी तो शरीर में ताकत ही नहीं है, मेरी टांग में दबी नहीं चलने का, ठीक है ना। तो एक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है या कोई फिजिकल ये प्रॉब्लम है, तो हाउ ये टू रिमूव दिस? दोनों चीजें हो सकती है। देखिए एज बढ़ने के साथ साथ हमारी मसल, क्योंकि हमने ट्रेडिशनली जो हमारे पास एक ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी ट्रेडिशनल योगा, जो कि हमने छोड़ दिया और वो वेस्टर्न वालों ने ले लिया और हम आज भी छोटे बैठे हैं। वो क्या था, हमारा स्वस्थ और हमारी एक्सरसाइज का सिस्टम था। अब हमें ट्रेडमिल दे दी उन्होंने, योगा वो ले तो ट्रेडमिल हम करते नहीं, योगा को छोड़ दिया। तो बेसिकली क्या था कि हम जो स्वस्थ रहते थे, हमारी मसल्स काम करें, वीकनेस नहीं आए और जो हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहे, वो सिस्टम था हमारे पास। लेकिन हम जो लोग प्रैक्टिकली बहुत कम लोग हैं, नई जनरेशन में कुछ आ रहे हैं, मैं जिम जा रहा हूँ कुछ दिखाने के लिए, अदरवाइज आप देखें हम सबकी सेडेंटरी लाइफ ज़्यादा है, मैं भी उसमें हूँ। तो हमें इस चीज़ को छोड़ना चाहिए। नॉर्मल वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो जाता है, वीकनेस इस एज के साथ में कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण भी आती है। मान लो एनीमिया है, उसको जल्दी थक जाएगा, हार्ट के इश्यूज है तो इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा, ब्रेन ने वैसे ही थोड़ा सा काम करना कम कर दिया, तो ये सब चीज़ें होती है। कुछ साइकोलॉजिकली भी उसको धीरे धीरे लगने लग जाता है कि मैं सोसाइटी में जो आदमी सारे साल आप मान कर चलो जो 60 साल से ऊपर हुआ है, उसने 35-30 साल या 40 साल ना अपने हिसाब से काटे और अपने लोगों को चलाया है अपने हिसाब से, चाहे वो किसी लेवल में भी डिफरेंट, पर उसकी बातें भी मानी गई है, सब कुछ उसकी समझ में आई है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसको लगता है कि मेरी तो रिलेवेंस खत्म हो गई है, फैमिली वाले बच्चे भी नहीं पूछते मुझे, सोसाइटी में भी मैं जा नहीं पाता, मैं बात भी नहीं कर पाता, सोसाइटी वाले भी कहते हैं कि आप तो बेकार है। ऐसा नहीं है, उन्होंने सारी उम्र हमें दी है और उनकी सोच है बहुत सारी। क्या हम ये कह सकते हैं सॉरी कि जब तक मूवमेंट कर सकते हैं मूवमेंट करनी चाहिए उनको, ताकि लेग मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। हाँ जी, सबसे पहली बात है चाहिए हीमोग्लोबिन। आप पहले खून ही कमाओगे तो बीच कैसे आएगी? और न्यूट्रिशन, डाइट का न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर है। हाँ जी, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बाकी तो आप मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं जैसे। हाँ, इसी में चीज़ में एक दूसरा पॉइंट ले लो, हालांकि वो आप सीक्वेंस में चलो कोई बात नहीं। आप जो बता रहे हैं जो कि कैसे पता लगेगी वीकनेस होगी, तो हमारा एक मेडिकल चेकअप होता है जो वैसे तो कमर्शियल खूब आ रहा है अभी की एनुअल हेल्थ चेकअप हमें एक सर्टेन एज के बाद, आप जो कि कट ऑफ यूजली 50 मानते हैं, 50 के बाद तो हर साल हमें एक बेसिक टेस्ट हमें करवाने ही चाहिए। कौन से? जिसके अंदर सबसे पहले हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर सीबीसी, शुगर के टेस्ट है, थायराइड के टेस्ट है, हमारे लिपिड प्रोफाइल है, किडनी के फंक्शन टेस्ट है, लीवर के फंक्शन टेस्ट है। ये बेसिक टेस्ट हमारे हैं। इसके अलावा मेल के अंदर आपको प्रोस्टेट का कैंसर काफ़ी होता है, तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होते हैं, तो उनके मेमोग्राफी, पैप्समियर ये करवानी चाहिए। एक्सरे चेस्ट हमें करवाना चाहिए। ये हमें एसेंशियली हमें एक रूटीन बनाने लेना चाहिए
और जिसका भी हेल्थ इंश्योरेंस है ना उसमें ये कवर होती है। अगर आपको मालूम नहीं तो आप पता कर लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें एनुअल चेकअप की चीज़ें आप क्लेम भी कर सकते हैं। मेडिकल सभी का आजकल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो हम उस चीज़ को, और वैसे भी कोई बहुत महंगे डिपेंड करता है 3 से 5,000 रुपये में ये चीज़ें हो जाती है। पैकेज आ रहा है। हाँ, पैकेजेज आते हैं। पैकेजेज में हमें नंबर पे नहीं वो जाना, वो लिखते हैं 70 टेस्ट, 90 टेस्ट, 120 टेस्ट, वो नहीं, हमें जो जरूरत है उस हिसाब से फिजिशियन से कंसल्ट करके हमें करानी चाहिए। तो उससे हम अर्ली डायग्नोसिस हमारा आ जाता है। और रेगुलर चेकअप हमें करना चाहिए। रेगुलर चेक एनुअल हो गया, कुछ हमारे टेस्ट ऐसे भी होते हैं, मान लो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर में रेगुलर चेक कराना चाहिए। शुगर है, शुगर के हमें टेस्ट वीकली या मंथली या जैसे भी हो, हीमोग्लोबिन A1C ये सब हमें करवाने चाहिए। तो ये हमें हमारे टिप्स में ये कि हम उसको रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, जिससे हमें अर्ली डायग्नोसिस होता है। यूजली हम सोचते हैं यार ये तो ठीक आते हैं हर साल, अरे ठीक आते हैं तो अच्छी बात है भाई, खराब आने की थोड़ी करें, हम ये करें खराब आया तो उसको फटाफट ठीक करें। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान देंगे तो हमारा ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मेरे ख्याल से और कुछ आपकी क्वेरी? एक बड़ी कॉमन सी बात है, आपने 60 और 70 ना, हम उठते हैं बिल्कुल बिस्तर से चक्कर आ जाता है, पता है नहीं? हाँ, ये तो अभी भी प्रॉब्लम काफी लोगों को। इसे कहते हैं पोस्चर हाइपरटेंशन। आपका ब्लड प्रेशर ना जब उठेंगे तो एकदम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो बिस्तर से उठे दूर बैठो तो खड़े हो, तो ये केस है। इन जनरल विशेष के ऊपर काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि सुबह हालत खराब होती है, उठते हैं तो एक फीलिंग सी होगी, डिफरेंस है, और एक टिकी फीलिंग है कि हैंड में कुछ लाइट सा फील कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी आपको ये चीज़ आजकल बहुत है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। अब इट इज स्पेसिफिक करते हैं यूजली अनलेस कोई बीमार नहीं है तो देखिए सोच और थिंकिंग प्रोसेस की इशू रहती है। उसको अपने आप को एक्टिविटी के साथ रेलेवेंस सोसाइटी में और फैमिली में बनाना है। अगर हम एक्टिव रहते हैं सोसाइटी में और फैमिली में एक्टिव रहते हैं तो हमारे भी ये फीलिंग कम हो जाती है। ये फीलिंग यूजली धीरे धीरे जैसे जैसे अकेलापन अर्ली मॉर्निंग से नॉर्मली क्या होता है, रात को ना हमारी बॉडी बिल्कुल स्टिल है, कि स्लीप इज ए पार्ट ऑफ डेथ ओनली, दोनों फर्क नहीं है, जैसे टेम्परेचर, तो वो बॉडी स्टिल है तो उठने में वो ताकत रिजर्व नहीं होती। तो इट्स बेटर कि दैट्स माय एक्सपीरियंस, आपने बता इन द मॉर्निंग यू गेट अप, गो फॉर सम एक्सरसाइज, बेटर यू हैव सम टीम कि इन ए ग्रुप और गो, एवरीबॉडी विल गेट 6 AM। और पहले भी पोस्चरल एक ही पोजीशन में 7-8 घंटे बॉडी रही है। हाँ जी, हाँ जी। आजकल रिकमेंड करते हैं पाँव को थोड़ा सा ऐसे हाँ मूवमेंट एक्सरसाइज बैड एक्सरसाइज वो पोस्चरल है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग सिंड्रोम जो आते हैं नहीं, उसके लिए जो प्लान के मैंने उसके साथ जाना है दोस्तों के साथ, तो जब उसके जाए ना जहाँ दोस्त वेट कर रहे हैं उसमें अपना माइंड एक्टिव हो जाता है, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है क्या मेडिकल रीजन नहीं है कि यू फील अ बिट लो एंड नॉट दैट वे। कुछ रात को भी बैकलॉग होता है, मतलब जैसे आप नीचे आजकल हम लोग क्या करते हैं मोबाइल देखते रहते हैं बैठ के रात को, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में गैदर कर जाती है जो कि नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई आपने ऐसी वीडियो देख ली, कोई टेंस वीडियो देख ली, उससे आपके दिमाग में प्रेशर आ गया, ये सब चीज़ें गैदर करके माइंड में समटाइम वी हैव सम नाइटमेयर टू हैव सम लाइक For instance, I will tell you, मेरे पास I always do a self check. अभी हमारा WhatsApp मैसेज में मेरा खुद का एक है, मेरा ही अपना, मैं इम्पोर्टेंट को मैं उसमें फाइल करता हूँ। हाँ जी, समझ गया? हाँ जी। Since I see it, the blue line immediately comes. The blue line comes because I have seen it, ना? So I immediately want to, oh, देख लिया, मतलब that you understand that blue line आ गया है. If somebody else sees the blue line, then I know this person has seen. I myself have seen, and it takes me some time to reconcile. Oh, I have seen, that's where blue line has come. So it doesn't immediately occur नहीं होता है कि I have seen it, so no, so the blue line. That should be the factor. But I get a kind of surprise. Oh, blue line. I have seen it, so blue line. So these kind of self checks I do. One thing is the age related factor is physiological factor is general for everybody. Yes. But the life journey that one has undergone from the child, it differs from person to person to person.
लाइफ इज नॉट द सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल। सो उसका भी एक बेयरिंग हो जाता है एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल एवरी पैरामीटर इज फाइन विद अ पर्सन, one problem will come, that is the importance. For example, if I am saying something, others are not listening to me, possibly that will irk that elderly person. For example, कुछ बोलते हैं because office में एक you would have had a recognition as a boss, as a post that you are holding, people accept you. Once you retire, that घर वाले के लिए तो आप boss नहीं हो ना, you are one of the members, senior citizens. So that has to be accepted. You know, the basic thing is that I am aging, this relatedly I am. Once you start accepting, then you will have not a problem. But this is for the people whose parameters are normal. But जो आप जो बोल रहे हैं वो सब आने के बाद तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। एक जो आम सुनने में सबको आता है कि भाई अगर रेगुलर सुनने में आता है कि फला आदमी बाथरूम गया और वहाँ गिर गया, उसकी ये बॉडी टूट गई, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो अब मुझे जो सुनने में आया है कुछ वो लोग कहते जो अक्सर ये परसेप्शन है हमारा कि वो फिसल कर गिर गया कैसे, लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट ये कि पहले हिप बॉन टूट के फिर हो गिरा है। देखो तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस चीज का क्या रीजन है और क्या प्रिवेंशन है? बहुत ही अच्छी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो इस एज पे सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ फॉल। पहले तो क्या है कि फॉल होता है कि हम ये देखते हैं इस एज के अंदर, इस एज में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए फॉल होता है। सबसे पहले देखिए हम जिस रूम में हैं हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो हम पहले थे वो आज नहीं है। हमारी मसल स्लीप हो चुकी है, विजुअल हमारी आंखें कमजोर हो गई, सुनने की पावर कम हो गई, हमारे गेट्स जो अनस्टेबल हो गए, बोन कमजोर हो गई हमारी, हमारा हार्ट भी उतना काम नहीं कर रहा जितना पहले करता था। ये सारे मेडिकल रीजन। उसके अलावा हम बेड यूजली क्या आती है ऊंचा बेड। मैं पहले कुछ ये था ना जो हमें कमरे में करनी है जिससे हमें फॉल प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। रीजन तो ये है कि मेडिकल रीजन हो गए या हमारे कमरे में लाइट प्रॉपर नहीं है, हमें लाइट प्रॉपर रहनी चाहिए, बाथरूम में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, हमारे जो फ्लोरिंग है वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, एंटी स्किड फ्लोरिंग होनी चाहिए। एंटी स्किड का मतलब है आजकल तो जैसे हम चिकना फर्श और ये लगाते हैं वो हमें उसके ऊपर आजकल तो इन पे पीयूसी की लेयर लग जाती है, तो हमें वो बिल्कुल करवानी चाहिए। हमारे बेड की हाइट बहुत ऊपर नहीं होनी चाहिए, 18 इंच से ज़्यादा हमारा टॉप ऑफ बेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बोन होती है मैक्सिमम बोन की लंबाई 18 इंच है जो फीमेल की है, टूट की है, उससे बड़ी कोई बॉडी की बोन नहीं है। मैं जैसे बैठा हूँ आप ये देखेंगे 16, 17, 18 इंच से ऊपर चेस्ट नहीं होती है, हमारा पैर नीचे टच करना चाहिए। इसी तरह बेड के टॉप पे हम बैठे तो पैर नीचे टच करना चाहिए ताकि हम खड़े हो तो हवा में नहीं खड़े हो, पैर फर्म हो। और खड़े होते वक्त जैसे सर ने बताया कि सुबह स्पेशली एकदम खड़े होने से हाइपोटेंशन होने से आदमी गिर जाता है। तो इसी चीज़ है कि हमें रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी, हमारा रूम में स्पेस होना चाहिए जिससे हम मूवमेंट कर सकें रोशनी के साथ में। बाथरूम में जाए, बाथरूम में गीला कम हो, वहाँ पे भी टाइलें हमारी ऐसी हो कि जो चिकनी नहीं हो और उसमें शार्प एजेस नहीं हो, कम से कम हो, और रोशनी उसमें रहे, एग्जॉस्ट उसमें होना चाहिए ताकि मॉइस्चर नहीं रहे। तो ये चीज़ें तो हमारी सिचुएशंस की और दूसरी मेडिकल कंडीशंस हो। अब तीसरी हम फॉल क्यों होता है जो आप बताएं, हिप बोन सबसे ज़्यादा हमारी फ्रैक्चर होती है। हम गिरते हैं तो हिप बोन होती है या अगर ऐसे गिरे तो हमारी हिप बोन भी होती है। दो तरीके से हिप बोन इसलिए टूटती है कि हमारी हिप बोन की एक ही ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई एक ही जगह से जाती है जो कि उसके हेड से जाती है। बाकी बोन्स में सप्लाई ब्लड की तरह 2-3 जगह से जाती है, उसकी सप्लाई सिर्फ हेड से जाती है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो हेड का नेक्रोसिस हो जाता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो नेक्रोसिस हो जाती है, तो उसकी नेक जो होती है वो कमजोर हो जाती है। तो जैसे हमें थोड़ा सा जर्क लगा और हम गिरे और टूट जाती है। और इस एज में जब और एक सबसे बड़ी वेट बेयरिंग, सबसे बड़ी वेट सारी बॉडी का वेट इसी पे आता है हमारा, सारी चलना भी इसने है, सब कुछ इसी ने करना है। तो इसकी जब हम एज के साथ में इसकी सर्जरी आजकल नेक हेड बदल देते हैं, पूरा सब कुछ होता है, पर जैसे अगर मान लो हमारी कंडीशन ही अच्छी नहीं है तो उसकी हीलिंग की प्रोसेस में टाइम लेती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले, तो वो क्वेश्चन का कई बार जवाब हम दे भी नहीं पाते हैं। पर ज़्यादातर ये फैक्टर्स मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम करते हैं।
और तीसरी चीज़ ये कि अगर हमें लगे सस्पेक्टेड, हम वॉकर लेके चल सकते हैं, थोड़ा सा भी हमारा गेट अनस्टेबल हो। और फिर एक चीज़ हमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है कि हम ना, देखिए हमारे परिवार में हम एक ही जैसे परिवार के सभी लोग हैं, हमें शर्म रहती है, बहू है, बेटी है, ये है, वो है। एक एज के बाद ना, बीइंग ए डॉक्टर तो हमारी चलो अलग है, आदमी और उसका हमें फर्क नहीं होता। हमें घर में भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे बुजुर्ग है, इज ए पर्सन, मेल फीमेल को हम छोड़ के ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि सोसाइटी में हमें सिखाई नहीं गई कभी। और हमें यही है कि लेडीज़ की सेवा लेडीज़ ही करेगा, ऐसा नहीं है, मेल की मेल ही करेगा, ऐसा नहीं है। हमें अपने पेरेंट्स हैं, वो इस स्टेज को पार कर चुके हैं मेल फीमेल की सेवा में, हमें उनकी केयर करनी है, बस ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉब्लम और इस चीज में आती है, आपको और एक तो आप नेक्सा स्कैन से पता कर लेते हैं, बट क्लिनिकली भी पेशेंट या एल्डरली पर्सन जो दे कैन एस्टैब्लिश कि आई एम गेटिंग इनटू दैट स्टेज जहाँ पे ऑर्थोपेडिया हो रहे हैं, नहीं क्लिनिकली तो नहीं पता लगेगा, बिना आपको पता किए तो नहीं पता लगेगा, कोई कारण नहीं है, बोन पेन्स कर रही है, बोन में स्वेलिंग आ रही है, एनीमिया है, और नॉर्मली एनीमिया है, बोन टेस्ट है, सब वीडियो है, टेस्ट तो उसको करा के अब अगर हेल्दी हो तो अब जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे ऐसे क्या पता लगेगा। जनरली इंडिया में टेंडेंसी है, स्पेशली विद लेडीज विद यूरिन लॉस, मतलब दे विल नॉट लाइक टू गो टू डॉक्टर्स एंड गेट देम एग्जामिनेड। ये तो होता ही मैं है। आपको इसीलिए बोला कि हमें एनुअल चेकअप का रूटीन बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती है और बहुत सारी चीज़ें अर्ली डायग्नोसिस से हमारी ट्रीटमेंट आसान हो जाती है, प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। अब इसके अलावा हमें आती है कि बेड रिडन पेशेंट हमारे घर में होते हैं, आपने 11 टिप्स आप उसमें 4 तो नहीं 11 का होंगे, क्योंकि देखिए आपने एक करीब फॉल की टिप पे बात करी, एक आपने डिमेंशिया पे बात की, एक मेडिकल चेकअप पे आपने बात की, अभी आप बात कर रहे हैं बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन पेशेंट जो पेशेंट बेड पे है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो बेड रिडन पेशेंट की हम बात करें तो अभी एक तो बात, बेड रिडन पेशेंट के मल्टीपल कारण है, आपको पता है फ्रैक्चर हो गया, हेमीपैरेसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, स्पाइनल इंजरी हो गई, तो बहुत सारे कारण से हमारे बेड रिडन पेशेंट हो सकता है। उसकी प्रॉब्लम भी अलग हो सकती है, किसी के पैरों में दर्द, किसी के अदरक है, किसी के पैराप्लेजिया है, कोई यूरिन नहीं कर सकता, कोई वॉशरूम नहीं जा सकता, तो कुछ बोल भी नहीं सकते, तो हर तरह की डिफरेंट टाइप की लेवल इश्यू हो सकते हैं। तो मोटा मोटा हम जो उन पे अभी बात चर्चा कर सकते हैं कि एक तो कि हमें बेड पे क्या क्या जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, वो तो मैनेज मेडिकली वैसे हो रही है, हमें क्या मैनेजमेंट करनी है जो घर पे हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि उनको रूटीन एक्टिविटी के लिए टॉयलेटिंग वगैरह के लिए हमें शिफ्ट करना होता है, तो हमें इस चीज़ को भी हमें ट्रेन करना चाहिए अपने आप को कि उनको शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, व्हील चेयर से बेड पे, बेड से व्हील चेयर पे, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ की हमें बेड शीट वगैरह चेंज करनी होती है, उनके लिए हम उनको एक साइड पे रोल करके आधी बेड साइड रोल करके लगा सकते हैं और उनको रोल करके फिर शिफ्ट करके कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बेड रिडन पेशेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि उनको बेड सोर्स हो जाते हैं, उनके अल्सर हो जाते हैं। बेड सोर पहली बात तो क्यों होती है, बेड सोर होने का कारण ये है कि हमारी बेड है, इस पे मैं लेटा हुआ हूँ ऐसे, तो जो मेरा बॉडी पॉइंट प्रोमिनेंट होता है, मैं आदमी का जो भी होता है ऐसे हम लेटे, तो बोन और बेड के बीच के अंदर एक प्रेशर की वजह से, बोन के प्रेशर की वजह से उसमें इश्चीमिया मतलब ब्लड सप्लाई कमी होती है। अगर वो कॉन्स्टेंटली वहीं पड़ा रहे, बंदे को हम पोस्चर चेंज नहीं कराए, उसकी हमें फ्रीक्वेंट पोस्चर चेंज करने के लिए इसीलिए बोलते हैं ताकि वो प्रेशर पॉइंट बदलता रहे उसका। तो जब वो प्रेशर पॉइंट बदलेगा तो इश्चीमिया डेवलप नहीं होगा, अल्सर डेवलप नहीं होगा। दूसरा क्या है कि बेड रिडन पेशेंट की न्यूट्रिशियस कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है, मसल वेस्टिंग हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके और प्रॉब्लम्स की वजह से, उसकी मेडिकेशंस या बाकी चीज़ों की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम होने से भी वो एनीमिया स्पेशली उसमें फिर आता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जो बेड सोर होता है, डाइट भी जो उनको ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें बेड सोर में कारण है, हमें उसको हमेशा प्रिवेंट करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग इसकी बड़ी मुश्किल रहती है।
फीलिंग इसलिए मुश्किल होती है कि सेम पॉइंट मान लो हमारे कोई जख्म है, अगर बार बार उसी जगह चोट लगती रहे तो वो हील नहीं होगा। तो उनके क्योंकि वहीं लेट रहे हैं, उसी पोस्चर पे लेते हैं, हील बड़ा मुश्किल है। तो हमें प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल एयर पैड आते हैं आजकल, बहुत सस्ते हैं, महंगे ये 2-2.5 हज़ार अच्छी क्वालिटी का आता है। उसमें एक एयर फ्लो होता रहता है, उसमें 2-3 तरह के आते हैं डिपेंडिंग ऑन नीड। कुछ बॉक्सेज होते हैं, कुछ में लैमिनर एयर फ्लो होती है, मशीन से एयर फ्लो होता है, तो उससे प्रेशर पॉइंट बदलते रहते हैं, तो इनकी संभावना कम होती है। एक चीज़ हमें उनको डेली हमें चेक लिस्ट आती है इसके लिए, जो हम अपने सेक्टर पे करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है रहने के लिए, हम उसके एक पॉइंट को चेक करते हैं, पूरी बॉडी को रिलैक्स और आंसर कहीं कोई जी कैसे है, सबको हम चेक करते हैं। तो वो भी हमें चार्टिंग, हमें वीकली चार्टिंग करनी चाहिए, उनको नहलाते वक्त हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए क्या है, इन सबको हमें चेक करना चाहिए। तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। और दूसरी बेड पेशेंट को हमें शिफ्ट करके लेके एक जाना चाहिए, हमें शिफ्टिंग हमें आनी चाहिए, उनको हम शिफ्ट करने को उनको फिजियोथेरेपी दे सकते हैं पढ़ी वाला पैरालिसिस है, उससे हमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी मिलता है। तो ये हमें बेड पेशेंट में केयर करनी चाहिए। एक चीज़ हमें ये है कि अगला टिप में आप देखेंगे जैसे एक आउटिंग का शेड्यूल हमें ओल्ड एज पर्सन का हमेशा करना चाहिए। आउटिंग रोज की भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है। वीक डेली की जैसे कोई भी बेड रिडन पेशेंट है, उसको हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको व्हील चेयर पे हम लेके और हमें उसको बाहर आना चाहिए, जिससे उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। हमें नहीं समझ में आती है चीज़, लेकिन जो बेड पे है उस आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है। इसके लिए मैं कहता हूँ आपको, मान लो मैं ठीक हूँ, बेड पे भी नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत रूम है, दुनिया की सारी सुविधाएं जो आप कहते हो वो है, हम उस रूम में 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। हमें बाहर की हवा बाहर करने के लिए अच्छे बाहर कितना ही मिलती है, ऐसा भी हो हमें मन करेगा हम उस सुंदर रूम में नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता। सेम में उनको कई बार हम कहते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं होता, उनको भी समझ में आती है, सबकॉन्शियस लेवल पे सबको समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हमें इस चीज़ को मानना है कि वो हमारे पेरेंट्स हैं और हमने उनकी केयर करनी ही करनी है। हमें समझ में नहीं आ रही तो उनको समझ में आती है, उनकी स्किन को फील होता है, उनको जो हवा का स्पर्श होता है, जो बाहर की एक खुशबू होती है, वो हमें समझ में ऐसे नहीं आती क्योंकि हम ठीक है, जो ठीक नहीं होता उसको समझ में आती है। हमें अपने प्यार से टच भी करेंगे उनको समझ में आता है। ट्रस्ट है कि बिगेस्ट जो मुझे फील होता है कि हम किसी को प्यार से हग करेंगे, किस करेंगे तो उनको सब समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने भी बचपन में हमें किया, हमें अपनी गुरु में सभी को किया, वो चीज़ें हम उनको वापस देंगे। एक चीज़ उसको अगर एक टिप हम ये भी दे सकते हैं, एग्रेशन, बुजुर्गों में एग्रेशन या एंगर बहुत होता है। तो सबसे पहले तो हमें इस कारण को देखना है कि एग्रेशन या एंगर होता क्यों है उसमें। हम कहते हैं बूढ़ा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, बहुत गुस्सा करता है, ये तो ऐसे ही, ऐसा नहीं है, सभी चीज़ें ऐसे नहीं, पहले भी वो थे तब नहीं। तो एग्रेशन तब होता है कि जब हम अपनी चीज़, सबसे पहले एंगर आता क्यों है, ये क्यों हम एंग्री होते, हम भी क्यों एंग्री होते हैं, जब हमारी किसी से एक्सपेक्टेशंस हो वो पूरी नहीं होती तब हम एंगर आता है कि इसने ये काम करना था, इसने किया नहीं, और ये कर सकते, मुझे ये चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट रीजन, दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होना हमारे एंगर का कारण है। हम जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैंने पहले भी इसकी लाइन बोली कि 30 से 45, 50, 55 साल तक हमने हर काम करवाए, सब लोगों ने हमारी बात मानी, वो इसलिए मानी कि हम कमांडिंग पोजीशन पे गए। लेकिन जैसे जैसे हम बैक स्टेज पे जाते हैं तो हमारी बातें कम मानी जाती है। तो हमारे अंदर एक ना, जैसे प्रेशर कुकर में स्टीम इकट्ठी होती है, वैसे हमें छोटी छोटी चीज़ें, बेटा मेरे लिए ये ला देना, बेटे की कोई भी प्रॉब्लम रही हो उसने आके नहीं बताया मेरे लिए ये चीज़ ला दी, उसके में अपने इशू रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लाना चाहता था, नहीं ला पाया तो हो गया। दूसरी बात बोली तीसरी नहीं मानी जाती, तो एक वो स्टीम प्रेशर की कुकर में जैसे इकट्ठी होती वैसे होती रहती है। उनको लगता है कि मेरी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई है, हालांकि दूसरों के अपने कारण हो सकते हैं नहीं करने के, पर हमें उनको एक्सप्रेस करके उनको बताने चाहिए कि मैं ये आपने चीज़ मंगाई थी,
और मैं नहीं ले पा रहा, मैं कल ला दूंगा, या मैं ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम छोटी सी एक लाइन में उनसे बात कर लें उस चीज़ के लिए, तो उनका ये एग्रेशन कम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है। उनको लगता है हाँ मैंने कही थी पर ठीक है बच्चा नहीं कर पाया, इसलिए बिजी रहा। यूजली हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है यार ला देंगे कोई बात नहीं कहा तो कोई बात नहीं। ये हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमें उनको हमें टाइम स्पेसिफिक बनाना चाहिए कि हमें उनके साथ बैठना ही बैठना है, उनकी बातें हमें सुननी ही सुननी है। हालांकि वो वही बात बोलेंगे जैसे आपने कहा कि मैं 50 बार सुन चुका हूँ, बोलेंगे वो वही, फिर भी हमें सुनना है और बिना उसको दिमाग पे रखे हुए सुनना है। इसके लिए वो एक पोएम आती है पांची, विनीत पांची, जैसे उसमें था कि जैसे वो अपनी माँ के बारे में लिखा है कि अब माँ की बारी है उसकी, आप भी देखना नेट पे मिल जाएगी। तो उसमें उसकी माँ कहती है कि मेरी माँ अब बुजुर्ग होगी, सुनना भी कम लग गया। और उसको अच्छे ढंग से उसने एक्सप्रेस किया है, मैं फिर पॉइंट नहीं हूँ। तो पर जब भी आती है एक ही सवाल पूछती है, बेटा तो खाना यहाँ खाएगा कि बाहर जाके खाएगा? मैंने कहा नहीं आज मैं बाहर जाऊँगा। फिर 2 मिनट बाद चली आती है कि बेटा खाना यहाँ खाएगा कि बाहर खाएगा? कि माँ अभी तो बताया था तुझे, अभी फिर पूछने आ गई तू। तो ऐसे वो उस चीज़ को कन्वर्सेशन को एज ए पोइट्री बताता है। तो कहता है पिताजी भी वही थे, उन्होंने कहा बेटा, और उन्होंने भी सुना, उन्होंने कहा बेटा जब तू छोटा था ना हमारे घर के बाहर तारे थी बिजली की, बात कौवे आके बैठते थे, तो तू पूछता था ये कौवे क्यों बैठे हैं? तो मैं और तेरी माँ दोनों बताते थे कि शायद कोई मेहमान आने वाला है। तो तू एक बात को बार बार पूछता था, दिन में 20 बार ही पूछता था, हम भी वही जवाब देते थे कि कोई मेहमान आने वाला है। ना तूने पूछना बंद किया ना हमने बताना बंद किया। अब ये सोच ले, जब तेरी बारी थी अब माँ की बारी है। तो मतलब ये टचिंग चीजें हैं जो हमें जिंदगी में देती है, हमें ये उनको वापस देना है, जो चीज उन्होंने हमें दी थी और हमें वापस देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। One more thing which I find is that life has changed a lot. Activities बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ जी। For example, एक बार के बच्चे बोला था वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सडनली हम पूछ रहे हैं कौन से, सर वो तो जॉब में चला गया। That means 4 years have gone. हम उसके बारे में माइंड अप्लाई नहीं किया। Suddenly he says, oh, he's going for work. 4 years have gone. Then you are surprised. So activities एकदम ज़्यादा बढ़ने की वजह से we suddenly feel today after COVID I find months, weeks are really wholesale में निकल रहे हैं। 24 is going to complete 25. So activities ज़्यादा होने की वजह से time is also flying. When the time is flying, suddenly you feel that you are old, becoming old and things like that. जो पहले एक gradual process था, हो सके lifespan कम थी, but life was not this much fast. That is also one of the major reasons for in the old age factor thinking है। ये ओल्ड एज का ये सभी एक्टिविटी पहले हम कहते थे कि हमारे पास घड़ियां नहीं आती थी, पहले बचपन में घड़ियां नहीं आती थी सबके पास, लेकिन सबके पास टाइम होता था। अब सबके पास घड़ियां हैं, टाइम नहीं है। तो सब इतने ज्यादा अपनी चीजों में बिजी हो गए किसी कारण से कि ये सारी चीजें हमें लगता है कल की बात थी। मोबिलिटी नहीं थी पहले, मोबिलिटी नहीं साइकिल था, मोबाइल आप जैसे कम्युनिटी में करनी है, कौन जाता था गाँव से, गाँव में कौन का वही काम करना है। शहर भी बहुत छोटे थे। For instance, when you are traveling by train, अरे अभी कौन सा स्टेशन आएगा, कब मेरा डेस्टिनेशन आएगा, बार-बार पहले प्लेटफॉर्म में देखते थे, आजकल देखते हैं। And suddenly you have a very good passenger, co-passenger, बात करते 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 अरे हमारा स्टेशन आने वाला है, मतलब you know you're in the so that's a variation. It all depends कि आदमी कितना mentally engaged है. Yes. Sir, एक क्वेश्चन है, जनरली व्हाट आई एम फीलिंग इज कि क्योंकि द ओल्ड एज कई बार हमारा एटीट्यूड नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है टुवर्ड्स द थिंग्स, ठीक है? तो आपका लाइफ की तरफ आउटलुक और यू टेक द थिंग्स इन अ पेसिमिस्टिक मैनर, तो व्हाट आर द वेज एंड मींस टू करेक्ट दैट एक्शन? मैं बात करूं लेट्स से टॉकिंग अबाउट सम ओल्ड एज people who are dealing with बेसिकली तो क्या है कि देखिए अब उसी से संबंधित एक हमारा टिप ये थी कि हाउ टू कीप देम एंगेज इन फैमिली, सोसाइटी एंड देमसेल्व्स।
एक ही पॉइंट ये, ताकि उनके पास डिस्ट्रक्शन के जो आप नेगेटिविटी कह रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रक्शन, बिकॉज कोई चीज़ आती कब है, जब कोई दूसरी चीज़ खत्म आती है उसको रिप्लेस करती है। जैसे कहते हैं कि इस कमरे में अंधेरा है, अंधेरे को भगाने के लिए हमें क्या करना है, लाइट जलानी है। अंधेरे को भगाने के लिए कुछ नहीं करना हमें लाइट जलानी है। उसी तरह नेगेटिविटी हटाने के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स लेने हैं, नेगेटिविटी नहीं भागनी है। उस चीज़ को यदि कोई चीज़ में दूसरी चीज़ रिप्लेस करनी है हमें, जब वो रिप्लेस कर देंगे हम तो अपने आप वो खत्म हो जाएगी। क्यों नेगेटिविटी आती है उस वक्त में, इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम उनको पॉजिटिव वो चीज़ जो सोच पाते हैं कर पाते हैं वो नहीं हो पाती है। तो हमें उनको एक टिप ये भी है कि हमें फैमिली में एंगेजमेंट चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट चाहिए, और हमारे बाकी भी उनको रखें हम सारी चीज़ें। जैसे हम छोटे छोटे काम करते हैं, शादी ब्याह है या डेली डे टू डे, हमें उनकी सलाह लें, उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दें। ऐसा नहीं है उनका एक्यूमेंट खत्म हो गया है, हो सकता है वो आज के संदर्भ में हमें ठीक नहीं लगे, पर एक्यूमेंट उनका खत्म नहीं हुआ। और वैसे बताऊँ मैं, जिंदगी ना साइकिल के पहिए की ताड़ियाँ बोलता हूँ मैं, तो गाँव का हूँ तो ताड़ियाँ हैं, जो ताड़ी आज ऊपर है वो नीचे आएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी। जब हम बचपन में थे, धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं हमें लगता है कि हमारे बुजुर्ग को समझ नहीं आती है, लेकिन जब हम बुजुर्ग खुद बनने लगते हैं तो हमें लगता है हमारे बच्चों को समझ नहीं आती। ये साइकिल चलता रहता है और वो साइकिल उसी तरह चल रहा है, सैकड़ों सालों से वही चल रहा है, चाहे कितने मॉडर्न हो जाए, चाहे दुनिया कितनी बदल जाए, वो डिफरेंस हमेशा वैसे ही रहता है। और आज से नहीं है, ये सदियों से है। मतलब मैंने आप किसी का 3 जनरेशन को उठा के देख लो, 5 जनरेशन को उठा के देख लो, वो साइकिल वहीं पे जाए। जो चीज़ आज 20 साल की उम्र में मैं सोचता था, मैं 20 साल में मैंने भी 120 की मोटरसाइकिल नहीं आई थी, मैंने भी चलाई है 120 की स्पीड पे, वो भी ऐसी सड़कें होती थी आज 40 साल पहले, आपको सबको पता है। पर आज कोई कहे तो मैं पागल है ऐसी है। तो ये तो एक ना एज के साथ बदलती चीज़ें हैं और ये बढ़ेगी और बदलती ही रहेगी। जो चीज़ हमें आज गलत लगती है पेरेंट्स की कि यार ये बूढ़े हो गए, तो हम जब पेरेंट्स बनेंगे तो वही चीज़ हमें वापस समझ में आएगी कि मेरे बच्चों को मैं बचा रहा हूँ। तो ये चीज़ ऐसे ही रहेगी और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ होती है और ये चेंज ऑफ थॉट्स एंड प्रोसेस एक्सपीरियंस के साथ आएगा ही आएगा। ये चीज़ें हमें करनी है। गैजेट्स नहीं है, कितना गैजेट्स देते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरा मॉडल, तीसरा मॉडल, चौथा मॉडल, ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं जो, दैट सेट्स इन। तो और ये ऑब्सोलेसेंस हमारे अंदर में भी है। और एक पॉइंट है हमारा, सबसे पहले इसमें जो टिप्स में हमारे न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर रखना है। हेल्दी रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन में हमें प्रॉपर हमारी डाइट को प्रॉपर टाइम के साथ हमें लेनी चाहिए, जिसमें हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमारे को अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए, ओवर वेट है तो कम करने के लिए शुरू से ही मेंटेन, एक दिन में नहीं होगा, हमें उसको मेंटेन करें प्रॉपर। मतलब फ्रूट्स, मल्टीपल कलर्ड वेजिटेबल्स, जैसे कहते हैं डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स खाएं हम, और ज़्यादा मिर्ची तेल इन चीज़ों से बचें, क्योंकि इस एज के अंदर हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, ये सब इश्यूज होने लग जाते हैं। इन चीज़ों में हमें बचना चाहिए और हम डाइट संतुलित लेंगे जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और मिनरल्स साल्ट सभी हो, तो हमारी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि सालों से सदियों से सभी कहते हैं, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। जब तक आप निरोगी नहीं रख पाएंगे ना अपने आप को, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगी। ये तो हम सभी सुनते ही, पहला सुख निरोगी काया, चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, सुख सबसे बड़ा मूल्य है निरोगी काया रखिए। उसके लिए हमें डाइट को बड़ा सक्रिय रखना है। एक उसके बाद में हमारी टिप आती है योगा मेडिटेशन, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, वो हमें रेगुलर करने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। जितना आपसे हो सकता है, जैसा आप हेल्प खुद कर सकते हैं या किसी की हेल्प ले सकते हैं, हमें रेगुलर एक मेंटेन करना चाहिए अपनी रेगुलरिटी, वो हमें बहुत हेल्प करेगी। जो सुबह उठने की नेगेटिविटी की आप बात करते हो, सर ने कहा कि दोस्तों के साथ घूमने जाना है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। तो नेगेटिविटी जब 4 लोगों से बैठते हो तो नेगेटिविटी आती ही नहीं, क्योंकि आप उनसे बातों को कुछ न कुछ बात कर ही रहे हो। फिर क्या होता है कि आपके दोस्त बुजुर्ग भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बचपन के भी होते हैं, आप अपने मन की बात कह लेते हो, वो आपको कह लेते हैं, अपनी समस्याओं की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज लोगों के बारे में, जब हम किसी घर पे जाते हैं, we see how the inmates of the house is treating that old person.
as an outsider. Sometimes you feel कि ये कोई तरीका है बोलने का, so you understand the point. We have the answer, but we cannot say वो बोलेंगे आप तो एक टाइम के लिए आए हैं, हमको देख रहे हैं, हम तो रोज ही देख रहे हैं, हम तो रोज भुगत रहे हैं। हम दो मैं देखिए मैं इस चीज को ये डिफरेंशिएट करता हूँ कि भुगतना नहीं है, हमने समझना है, समझना क्या है, इश्यूज है उसको सॉल्व करेंगे तब हम होगा, भुगतना नहीं है ना बच्चों ने ना हमने। तभी मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल हेल्प है, हमें अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, उसको इशू हो पेरेंट्स को, आप उसको rather than diagnosing and extracting that issue, आप उसी चीज को बात कर रहे हो, तो हमें उन चीजों को डिफरेंशिएट करना है कि एक्चुअल में इशू है तो क्या इशू है, और पेरेंट्स को भी हमें धीरे धीरे समझ में आया कि हमें another thing is entertainment, मनोरंजन बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर ओल्ड पीपल। कोई गाना सुन रहे हैं, कोई गाने वाली चीज समझ रहे हैं, समथिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीज जैसे सम्मेलन वगैरह होता है, टेलीविजन में आती है, वो सब देखते हैं, they like that, you know, like entertainment is very important for old people. तो सर एक डाइट की बात आप कर रहे थे, फ्रूट्स ये सब तो हो गया, लेकिन जो देखा गया कि 60 के बाद जो है हमारा प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है, जिससे हमारा मसल मास लूज हो जाता है। तो हाउ टू मेंटेन दैट? प्रोटीन के लिए सीरियल्स क्या लें? प्रोटीन के लिए हमारे देखिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में डिफरेंट हमारे इश्यूज है। वेजिटेरियन में हमारे प्रोटीन के सोर्स होते हैं दालें भी, पनीर थोड़ा जो दूध के साथ आता है प्रोटीन उसमें आता है, और डिफरेंट टाइप की दालें हम ले सकते हैं, और सब्जियों में प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता, विटामिन ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए तो हमारी ये सब्जियां और दालें ही हमारा प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि गेहूं में भी प्रोटीन होती है, चावल में भी प्रोटीन होती है, पर वो प्रोटीन इतनी रिच क्वालिटी की होती है, डिफरेंशिएट होता सभी में प्रोटीन, ऐसा नहीं होता, पर उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। तो दालों की बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंट टाइप की दालें हमने मिला के बचपन में बनाया, अलग अलग तरह की दालें, क्योंकि हर में अलग अलग तरह की प्रोटीन होती है, तो ये हमारी डाइट का एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। पनीर हम ले सकते हैं, दही हम ले सकते हैं, जिनसे हम ले सकते हैं, तो प्रोटीन ये है। और नॉन वेज में आप एग खा सकते हो, एग में एग इज फुल ऑफ प्रोटीन, ये पोर्क को छोड़ दो, येलो को छोड़ दो, तो 100% प्रोटीन होती है। But एक factor है protein, residual protein in the body, because suppose I am a non-vegetarian, I have been eating food non-vegetarian for quite some time, I am otherwise a vegetarian, but old age में people say you should not eat too much of non-vegetarian because digest नहीं होगा। तो how they will manage their protein, sir, if they are not eating non-vegetarian? तो वेजिटेरियन तो फिर दालें वगैरह तो है ही नहीं, नॉन वेजिटेरियन पीपल को आदत है नॉन वेज खाने का, सर घर वाले बोलते हैं कि 1 hour brisk walk is very important, हाँ, half hour morning, half hour evening, उससे फर्क पड़ जाएगा। क्या चीज नहीं समझे? brisk walk, ब्रिस्क वॉक। और दूसरी चीज ये कि प्रोटीन कम खा लो, उसको थोड़ा और कुक करके खा लो, ऑयली और स्पाइसी कम हो। नॉन वेज में भी ये ऑप्शन हो सकते हैं, फिश वगैरह जैसे जो नॉन वेज खाते हैं, तो हम ओवर को ये वाला जो ऑयली और हमारे इंडिया में तो because the non-vegetarian Indian non-vegetarian cannot eat when they go abroad the non-vegetarian food because वहाँ bland होता है, यहाँ पे उसमें वही आपको बता रहा हूँ, हालांकि वो टेस्ट के लिए मुझे पता नहीं है, उनका यही है कि मैंने आपको एक चीज पहले सबसे पहले बताई, हमारी अच्छी चीजें तो सारे को ले रहे हैं और वो घूम के हमारे को बेच रहे हैं, वो पॉकेट में ले गए और हमें बेच रहे हैं सारी चीजें, और हमने उनकी सब बेकार चीजें हमने अपने कचरे को सारे कचरे प्रोसेस को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, कचरे को ज्यादा लाइक कर रहे हैं। और अब वो हमारे थोड़ा सा बेचते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें थी, हमें अपनी चीजों के one of the books I read of Michelle Obama का Becoming करके आया था पूरा, how the husband and she fought the election and the पूरा history, उसमें उन्होंने ये लिखा अपने बच्चों को उन्होंने कुक्ड फूड ही दिया है, प्रोसेस फूड कभी नहीं, कुक करके फूड दिया है। That's a wonderful message, she says कि हम सारा प्रोसेस फूड खा रहे होता, अमेरिका बहुत सारी खा रहे हैं, घर पे आप टिक्की बना लो, एक दिन में खराब सड़ जाएगी इस सीजन में, और वो टिक्की 1 महीना तक रख लो, वो तो प्रोसेस करना। तो हमें इस चीज को इवन ब्रेड जो खाते हैं 5-5-6 दिन की
तो इन चीज़ों को तो हमें उसमें एड्रेस करना The one point that I made is entertainment is very important for old age. एंटरटेनमेंट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिविटी। Yes. चाहे कैसे भी हो वो, चाहे हम सिंगिंग से हो, म्यूजिक से हो, चाहे टीवी देखते हो, और चाहे हम बातें करके हो, कोई गीत माला वगैरह सुनते हैं तो वो they go back 30 years actually. मजा अंताक्षरी बिना का गीत वाला का कुछ भी नहीं है ना। अच्छा सर, ये आपने जो पैम्फलेट दिए गाने हैं ना, इसके ऊपर डांस है और म्यूजिक है। अगर ऑनलाइन में यू हैव मेंशन्ड अबाउट नर्सिंग केयर, तो नर्सिंग केयर एट योर इंस्टीट्यूशन ओनली या आप घर में भी? देखिए, नर्सिंग केयर दोनों तरह से होती है। हम लोग तो अपने इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारी एजेंसी जो प्रैक्टिकली यूज के हिसाब से यहाँ बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है। हाँ, वो घर पे भी होती है। हम लोग तो अपने सेंटर में रहते हैं। इट इज ओनली, ये ऑफरिंग जो है दैट इज ओनली एट दिस सेंटर। वो पर्सनलाइज नीड है कि उसकी, जैसे बेडरिडन पेशेंट है तो उसको क्या क्या नीड होगी, या मान लो उसको मेडिकल हेल्प चाहिए, कैसी चाहिए, वो सब। और सबसे बड़ी बात, कभी जल्दबाजी नहीं करनी। कभी जल्दबाजी, बैल बजी उठ के जाके खोलने के लिए, फोन घंटे बजे नहीं उठा लें। हैंडल द थिंग, नॉट क्रिएट, दोनों में फर्क है। किसी इसमें कई बार डिमेंशिया का पेशेंट एग्रेसिव भी हो जाता है, काट भी लेता है, थप्पड़ भी लगाया जाता है, सामान भी गिराया जाता है। इवन देन इन दैट ऑड पोजीशंस, वो हम उनको बताते हैं कि कैसे हर सिचुएशन को हैंडल करना है। एग्रेशन आ रहा है तो कैसे करना है, वो हमने स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी गई है। आजकल जो मिडिल एजेड पॉपुलेशन है, 40 बिटवीन 40 to 50, आई थिंक मैक्सिमम टेंशन उनको आता है। Stress because of the work environment, they have to take care of the children, they may have to take care of their elders also, अपनी भी नहीं कर पाते। तो उनकी काउंसलिंग या उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में जो आप नहीं सिखाता What makes is only work parents, ये करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। ये अभी सर ने बताया कि what creates We would like one session for them. वो तो सेशन I have one session on living a stress-free life, stress eradication, और इसका एक part है worry versus responsibility. You can have the session whenever you. कॉर्पोरेट्स में तो आप करते हैं। हाँ, वो तो ज़्यादा बंद कर दिया था, उम्र आपके लिए। हमने जो 11 टिप्स की बात की उसमें मैंने 8 टिप्स अब गेस करिए। अनऑफिशियली I'm 70. I'm elder to you, that's what I can say. Okay, कौन आप हैं? हम जो टिप्स की बात कर रहे हैं उसमें 2 टिप्स इम्पोर्टेंट बहुत रह रही है। एक तो क्या है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट एट होम। हमारे इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इमरजेंसी पूछ के नहीं आती है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इमरजेंसी एंड अर्जेंसी। इमरजेंसी का मतलब ये है कि हमें ये काम अभी करना ही करना है, वी डोंट हैव ए चॉइस, वी कांट चूज टू डिले। अर्जेंसी को एक टाइम पे इमरजेंसी के आगे हम डिले कर सकते हैं। अर्जेंट है मेरे लिए काम, लेकिन मैं उसको रोक सकता हूँ, लेकिन इमरजेंसी मतलब तुरंत करना है। तो हमें इमरजेंसी के लिए घर पे प्रिपेयर हमेशा रहना चाहिए, कभी भी आ सकती है। उसके लिए हमें स्पेशली क्या है कि जो हमारे सेफ्टी मेजर्स रूम्स वगैरह के तो रखने ही है, उसके अलावा एक हमें डिस्प्ले रखना चाहिए घर के अंदर कि हमें इमरजेंसी में किसको प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले हमारा ट्रीटिंग फिजिशियन कौन है, एम्बुलेंस का क्या है, क्योंकि हम घर में कोई नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता, कभी नहीं रखते हम। फिर इमरजेंसी आती है तो हम इधर उधर झाँकते रहते हैं, अरे क्या हुआ, अरे किसको बुलाऊंगा, कैसे बुलाऊँ। तो बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड टू प्रिपेयर फॉर इमरजेंसीज। ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट आपने तो बहुत किया होगा सरकार, तो डिजास्टर के लिए भी हम लोग प्रिपेयर नहीं होते। वेस्टर्न वाले कैसे कर लेते हैं, क्योंकि बिकॉज चाहे वो सारे साल खाली बैठे रहे, लेकिन जब एक डिजास्टर, जैसे कमांडो सारे साल खाली रहते हैं। मैं वो कल IC 814 देख रहा था, तो हमारे के लिए वो मानेसर से कमांडो बुलाएंगे जी, वहाँ पे पंजाब वालों ने तो जी वो CM नहीं मान रहा। मुझे ये समझ नहीं है कि CM की क्या पावर है, जब नेशनल सिक्योरिटी वाले, अब वो आप ज्यादा बता सकते हैं। वो क्वेश्चन मुझे समझ में गया है, CM ने उसको क्लियरेंस नहीं दी कि CM कमांडो को एक्शन करने के लिए। पंजाब के ब्लड शेड नहीं हुआ, पंजाब इज पार्ट ऑफ इंडिया, पर वो आप शायद ब्लेम गेम है सर। बस वो प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी हमें एक डिस्प्ले करके अपना बताना चाहिए
ट्रीटिंग फिजिशियन जिससे हम सबसे पहले करें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रीटिंग पर्सन और किससे हम कॉन्टैक्ट करें, उसको किस हॉस्पिटल में लेके जाना है, एम्बुलेंस के नंबर, ये हमें डिस्प्ले करने चाहिए। एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है हमारा, हमें रिससिटेशन करना आना चाहिए कि अगर किसी को इमरजेंसी में सांस बंद हो गई या इमरजेंसी में हार्ट अटैक आ गया तो हम उसको रिवाइव कैसे करेंगे। और रिवाइव आपको बताऊं मैं, रिवाइव अगर आप अच्छे ढंग से उसको करते हो तो बहुत अच्छी रेट है, मतलब आप काफ़ी लोगों को रिवाइव कर सकते हो जो हमारे यहाँ ऐसे ही डेड हो जाते हैं। तो वो हमें एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, कई कंट्रीज में तो मैंडेटरी हर एक को देते हैं, इजराइल वगैरह में हर एक को देते हैं, ट्रेनिंग करनी है और कुछ भी उसमें पैसा थोड़ी लगता है। एक डम्मी बॉडी होती है, उस पर आपको एक्शन कराते हैं और रिपीटेड कराते रहते हैं, ऐसे 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 करना है, क्योंकि हमारी फैसिलिटी में भी हम करवाते हैं, सभी स्टाफ सभी को सिखाते हैं ताकि इमरजेंसी में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट करना चाहिए। एक मेडिकल से संबंधित अगली टिप ये है कि हमें मेडिसिन जो लेते हैं वो भूल जाते हैं, अक्सर पता नहीं यार ये सुबह गोली खाई थी कि नहीं, एक तो वैसे ही उम्र के साथ भूल रहे हैं, कारण कुछ भी है, जैसे डिमेंशिया है, दूसरे है, दूसरा यार ये पता नहीं आज खाई कि नहीं, नॉर्मल भी भूलता है, मतलब मैं भी भूलता हूँ, ऐसा नहीं है, हमें नहीं भूलना है, हमें वो चीज़ अरेंज करनी है, वो कैसे कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। भी हम हॉस्पिटल में मैं कैसे याद रखाता हूँ मेरे स्टाफ को या दी है नहीं, तो वो चीज़ हमें घर पे कर सकते हैं, कोई बहुत पैसे नहीं लगते हैं। यूजली जो दवाई खाते हैं हम 3 टाइम में खाते हैं, सुबह दोपहर रात में, इससे ज़्यादा घर पे आमतौर पे नहीं होती, एक्सेप्शन में नहीं है। तो हमें 3 डब्बे बनाने चाहिए, 3 डब्बों में क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखनी चाहिए भी ये दवाई सुबह 8 बजे, एक 2 बजे, रात 5 या 10 बजे जो भी टाइम लाया, ये सुबह 8 बजे ये 2 दवाइयाँ देनी है, उसमें 1 महीने की दवाइयाँ भर के रखो, पूरी 30 दवाइयाँ, मान लो 30 एक गोली खानी है तो 30 दवाई सुबह की भरो, सेम दवाई यदि रिपीट भी करनी है शाम को तो 30 अलग रखो उसकी, वो शाम वाले डब्बे में रखो, ऐसा नहीं कि एक ही पत्ते में से मैं निकाल के 10 गोलियाँ खा रहा हूँ, कोई याद नहीं रहता है, वो सुबह खाई। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर शाम को डिब्बा देखने भूल जाए, वो भी होता है, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब उसके लिए मूल तो सही दवाई लाना ही भूल उसके लिए तो मार्केट से दवाई नहीं लाएंगे, उसके लिए तो उसका उसका भी आपको तरीका बता रहा हूँ, इसके लिए डब्बा नहीं भूलेंगे हम, हमें एक फाइल बनानी चाहिए, हमने उस बॉक्स में सिर्फ लिए, मान लो 1 महीने की हमने गिन के रख दी, उसमें से हम मान लो आज जितनी तारीख है उतनी खत्म होती जाएगी, हमें एक चार्टिंग भी उसके साथ होनी चाहिए, हमारी चार्ट पे हमें टिक करना चाहिए, जो आदमी दवाई ले रहा है उसको ले रहा है उसको टिक करे, जो कि हम अपनी अदरवाइज तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमने दवाई दे दी या नहीं दे दी। मान लो 4 स्टाफ काम कर रहे हैं तो छुट्टी पे गया, वो एक जा रहा है दूसरा जा रहा है, कैसे इंश्योर करेंगे दवाई, तो हम यही सिस्टम करते हैं, यही यूएस में चलता है, हम डब्बे में भी लिखी हुई है हर एक चीज, और उसके अलावा हर टाइम का डिब्बा अलग अलग होगा, 2 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे डिब्बे आ रहे हैं, वो भी आएगा, उसमें वो भी एक सिस्टम है, आप जो सही कह रहे हैं, उसमें मंडे ट्यूसडे उसमें हमें डाल के एक दिन की रखनी है, इसमें हम महीने भर की रख सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर हम खा रहे हैं चार्ट बना के वो उसमें फिर हमें रोज डालनी पड़ेगी, इसमें हमने एक साथ 1 महीने की डाली तो थोड़ी सी कन्वीनियंस बढ़ जाती है। मंडे ट्यूसडे वाले में भी हम वो मंडे के 4 वाले डाल सकते हैं, ट्यूसडे की भी 4 डाल सकते हैं, वेडनेसडे डाल सकते हैं, उसमें भी है मॉर्निंग इवनिंग नाइट सारा, वो एक ही तरह का सिस्टम है जी, बेसिकली मतलब हम गिलास में पानी पिए क्या स्टील के गिलास में या कांच के गिलास में, बस वो फर्क है, मतलब फर्क वैसा ही है, पानी पीने मकसद तो ये है कि सही टाइम पे, तो चीजें वैसी ही है, उसको कैसे भी आप कर लें, याद रखने के तरीके तो वो हम कर लिए हमने। एक बात आपने पानी का जिक्र किया, एक बड़ी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन, ज़्यादातर इस एज में लोगों को रात को यूरिन पास करने की ट्रीटमेंट जरूरत पड़ती है, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि रात को सोने से 3 घंटा पहले मत पियो, एडवाइस ये कहेगा कि रात को सोने से पहले पानी जरूरी है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, अगली मॉर्निंग ये बैलेंस कैसे बनता है? देखिए इस वक्त हमें बार बार रात को उठना नहीं पड़ता है, पहले तो वो जानना ही पड़ता है। क्या होता है कि जैसे मेल में स्पेशली प्रॉब्लम होती है कि हमारी प्रोस्टेट खराब है, जिससे हमारी प्रेगनेंसी
आफ्टर 45 पहले मानते थे, अब तो हमारी एक्सपेक्टेंसी बढ़ी ना इसकी। तो अब हम उस चीज़ की बात करें 70-80 साल के बाद बच्चे की इलाज होने से हमारे ओरिएंटेड हमारे को बार-बार फ्रीक्वेंसी और एजुकेशन दूसरी चीज़ अभी फीमेल्स में यूटीआई वगैरह ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको उनकी जो स्पिंडल यूरिनरी स्पिंडल होते हैं जिसको उसकी फ्लैगनेस रहती है, ढीला हो जाता है थोड़ा, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो हमें इसमें देखिए ये दोनों बड़ा मुश्किल सा इसमें चीज़ ये डिसाइड करें हमें एक दिन में कितना पानी चाहिए एवरेज, हमें वो करना चाहिए, ना ओवर हाइड्रेट करना चाहिए हमारी बॉडी को, ना अंडर हाइड्रेट करना चाहिए, अप्रोप्रिएट लेनी चाहिए कोई भी चीज़ हमें जो लेनी है। यूजली कई कहते हैं दिन में जी 7 लीटर पानी पियो, कोई कहता है 4 लीटर पानी पियो, कोई कहता है 2 लीटर पानी पियो। तो बेसिकली हमारी जो नीड है पानी की वो एक तो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होती है, गर्मी में हमें ज़्यादा पानी चाहिए, सर्दी में कम पानी चाहिए। दूसरा हमारा एक्सपोजर टू हीट सन और सब में हमारा पर्सनल एक्सपोजर क्या है, हम एसी में रह रहे हैं, नॉन एसी में रह रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। तीसरी चीज़ ये है कि फ्रीक्वेंसी में अगर रात को उठ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें रात को भी ओवर हाइड्रेट नहीं करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमारी प्रॉब्लम की वजह से होती है। आजकल ऐसे जिसके लिए अच्छी दवाइयाँ हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी कम रहती है वो फिल्टर को प्रॉब्लम नहीं करती है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये अंडरलाइन बस बात ये है कि ना हमें ओवर हाइड्रेट करना बॉडी को, ना अंडर हाइड्रेट। मैनेजमेंट हमें अकॉर्डिंगली अपनी नीड और इन्वायरमेंट और जो क्लाइमेट के हिसाब से हम उसको सबके सीनियर्स को अंदर भी नहीं ऐसा कुछ बॉडी की एक्टिविटी के ऊपर यस, क्योंकि वैसे वो कई कहते हैं ना 7 लीटर पानी पीना चाहिए, अब दूसरे लोग कहते हैं 7 लीटर कितने 2-3 लीटर की वो अलग-अलग जो है कभी कोई कुछ कहता है भगवान कि कितने अब की एक्टिविटी कम होती है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट तो सेल्स को है ना, वही लेवल में सर रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, एक्टिविटी पे है, आपके टेम्परेचर एक्सपोजर पे है, आप क्या पानी का वही बात है कि पानी आप सिंपल पी रहे हैं या लस्सी पी रहे हैं, तो वो कंसंट्रेशन उसके कंटेंट्स ऑफ वाटर भी डिपेंड करते हैं। पानी के साथ में आप एडिशनल जूस वगैरह और क्या चीज़ें ले रहे हैं उनमें भी पानी होता है, तो ये चीज़ें मतलब आप इसमें स्टेट अवे ये नहीं कह सकते 2-2-4 हो गए, 2+2-4 है, ये वेरिएबल डिपेंड करता है। वो मान लो कोई आदमी एसी में रहता उसकी रिक्वायरमेंट वैसे, क्योंकि उसका लॉस ही नहीं है पानी का स्किन से जो होता है हमारा, और कोई आदमी धूप में बैठता हो बिना एसी के पंखे में बैठता हो, तो ये चीज़ें सारी वेरी हो जाती है। जब प्यास लगे पानी पी लो, सबसे बड़ी बात। जैसे ये है ना यूरिन जो है पानी की नींद नहीं आती, देखो भाई तो ये तो है प्रॉब्लम, तो देखो कुछ तो आती है ना। एक तरीका है, एक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग, एक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग, फील एयर गोइंग इन एंड कमिंग आउट, 3 वाले के 5 मिनट में कंसंट्रेट और देखो होता क्या, हम खूब मारी आपने हवा खींच कर सकते हो, जो अपने सांस लिया हवा में निकल जा रही है इसको महसूस नहीं करते हम। फोकस टू फील द एयर गोइंग इन एंड कमिंग आउट, इसमें फाइबर सिंगिंग आपको नहीं जाएगी, ट्राई करो। मैं बताऊं मेरे पर्सनली मेरे ये अभी आजकल क्या है कि एज काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी टेस्ट ऑल अवेलेबल, मैं ये कहता हूँ कि बीमारी कोई वी आर रेडी लकी का आज इसका इलाज है। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। और उसको कंट्रोल करें। यूरिन में क्या है, यूरिन में कोई ऐसी बात नहीं, जरा आयुर्वेदिक का फ्लेवर होता क्या है कि जब ज़्यादा स्टे कर जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, दैट इज वाई फिर आपको जो तो उसके लिए वो खतरनाक है। अदरवाइज मेरे को भी ऑलमोस्ट सबको आई टेक आयुर्वेदिक में क्या है, अब नॉर्मली आप किसी से पूछेंगे इनमें 70% लोग कहेंगे यूरिन एक्ट यूरिन एक्ट इज दी वर्स्ट, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस देखे भी है, मैंने देखा स्टडी भी किया है। आई डोंट टेक यूरिन एक्ट और मेरे को बहुत बड़ी फैन है, बट आई टेक आयुर्वेदिक में क्या होता है कि आपको कोई रिफ्रेशन एंड नॉर्मली आई हैव सीन बिफोर मैं 9 बजे से मतलब आधा 1.5 घंटा पहले अगर मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, मुझे एक बार मोर नॉर्मली उठना पड़ता है। एंड सेकेंडली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि यू डोंट सी द वॉच। आप घड़ी नहीं देखिए, मैं घड़ी उल्टी रखता हूँ, आई नेवर सी द वॉच, क्योंकि वॉच देख लो अभी तो 3:30 डोंट सी द वॉच एट ऑल। ये टेंडेंसी होती है। ठीक है जी, बता रहा हूँ मेरे हो गया हो तो वाइंड अप करें। हाँ जी रेगुलर आपने टाइपिंग किया है, नहीं आपने भी लगाया। थैंक्स तो आप लोगों का, आपने आप आए। आखिरी क्वेश्चन, हाँ जी। वृक्ष के साथ हम कैसे सर जोड़ सकते हैं? ऐसा है जी, वट वृक्ष आपका वट है या वाट? वट जो बरगद का पेड़ होता है, बेसिकली वट वृक्ष हमने क्यों रखा? बरगद का पेड़ तो अपने सभी जगह, बरगद का पेड़ में कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। वट वृक्ष कभी मरता नहीं है आमतौर पे, और ये सभी को स्वास्थ्य और छाया देता है। अमृत की निशानी है वट वृक्ष। यहीं पे भगवान बुद्ध ने भी अपने मौके पर पाया, कृष्ण जी ने भी सारी लीलाएं बरगद के पेड़ पे की। तो इसकी एक हिस्टोरिकल आपने हिंदू माइथोलॉजी में कहता है, इसका एक एक छाल पत्ते, इसके बीज सारे मेडिसिनल की क्वालिटी है जो आयुर्वेद में यूज होती है। तो इसलिए कि जो चीज़ मरे नहीं और स्वस्थ रहे, हमारा मकसद है कि हमारे पेरेंट्स को अपने जब तक वो है स्वस्थ रखना है, और वो हमारे को छाया देते रहे, बट की तरह छाया। तो ये हमारा उसका मकसद छाया और एनर्जी और हमारी कॉलोनी में 2 हैं। भक्ति करने के लिए। बच्चों को थोड़ा कुछ, तो वो इसलिए हमने इससे So one thing about water is you should drink water before having food and you should not drink in between water, and after खाने के बाद आधा घंटे के बाद आप पानी पीजिएगा, you will really enjoy that water because body needs that actually. Satisfaction पूरा मिलता है after half an hour. पानी ये ऐसा है, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हम, वही बात है कि एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता, हर चीज के अपने अपने व्यूज हैं। नहीं एंजाइम्स होती है ना आपका जो आपकी वो बात सारा वो ठीक बीप है, के नीचे कुछ चला लोग जाता हैं है, कि जरूर drink water. वो आपकी बात ठीक है। For example, I'll tell you, I did not take this plastic bottle now. I refused because I'm not, and I am anti-plastics. I don't want this plastic bottle to be given. I will not take आपको it. बताऊं सर, मैं आपको वट वृक्ष के अंदर हम प्लास्टिक यूज नहीं करते, कोई प्लास्टिक यूज ही नहीं होता, ना खाना प्लास्टिक के अंदर, ना बोतल से पानी आता। हम स्टील की बोतल यूज करते हैं और सारी कांच की और प्लास्टिक की यूज करते हैं। हम या स्टील के बर्तन यूज करेंगे, हम प्लास्टिक यूज नहीं करते। जब दिल करे पानी पी लो, बस सबसे बड़ी बात। तो डियर लिसनर्स, मुझे बहुत खुशी है कि आज पहली बार मुझे ऐसा लगा इतना इंटरेक्टिव प्रोग्राम करेंगे। वेरी गुड। इतने सारे क्वेश्चंस पूछे आप लोगों ने, सर ने इतने सारे बेहतरीन जवाब दिए। ये मेरे ख्याल से अपने जितने भी प्रोग्राम किए सबसे मोस्ट इंटरेक्टिव है, और मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब ने इसका वीडियो भी बनाया। कई लोगों ने अपनी कॉलोनी में वीडियो मांगा है कि आज हम आ नहीं पा रहे, हमें कम से कम वीडियो दे, तो वो वीडियो भी हम लोग प्रदान करेंगे। तो मैं आज, चूँकि ये आभार प्रदर्शन वाली बात है, मैं सर गोयल साहब, चोपड़ा जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डीपी सिंह साहब ने जो है वो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो लोगों का धन्यवाद। आए हैं तभी बात हो पाई है। और विशेषकर आप लोगों का धन्यवाद कि इतना समय आपने निकाला। हालांकि आज जो ऑडियंस हो रही थी वो यंग हो रही थी, लेकिन अब हम उनको वीडियो के जरिए ये सारा भेज के काम पूरा करेंगे, ये कमी पूरी करेंगे। I can understand. I am really satisfied because you gave me red carpet welcome standing outside. Yes. ऐसे help कर सकते हैं। Because I'm anxiety. देखिए, आप कितने लोग आ रहे हैं, we are always there। आपको कोई क्वेरी हो, स्पेशली डिमेंशिया की, असिस्टेड लिविंग की, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई मेडिकल हेल्प, गुड़गांव में तो स्पेशली बिकॉज मैं मेडिकल काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी काउंसिल का हूँ, IMA में नेशनल लेवल पे हूँ, तो आपको कोई मेडिकल हेल्प या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप आई मांग लीजिए। और हमसे कोई डिमेंशिया का अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस हो तो इन हाउस ट्रीटमेंट भी है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन होती है। हॉस्पिटलाइजेशन हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब क्योंकि उससे क्या है कि फिर वो हॉस्पिटल ही बन जाएगा मेरा। मैं वैसे मेरी क्लिनिक चलती है, जैसे पीरियड्स एज ए चाइल्ड स्पेसिफिक मैं मेरी क्लिनिक पूरी करता हूँ, वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारे ओटी वगैरह सब इमरजेंसी सब कुछ
उसी जगह पे मेरा बेसमेंट में बना रखा है हमने। इमरजेंसी की ओटी है, इमरजेंसी बेड्स है, सब कुछ है, वो उन्हीं के यूज में कोई हो तो आते हैं। तो इसमें है कि अर्ली डायग्नोसिस, आपको लगे कोई सस्पेक्टेड डिमेंशिया है, आपको लगे सस्पेक्ट, किसी को हेल्प चाहिए, किसी को आपको लगे कि कोई बाहर चले गए हैं जिनके बच्चे, उनको कोई देख नहीं पा रहा है यहाँ पे, या आपको लगे कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे पेरेंट्स को 2 महीने कौन रखेगा, उसको रेस्पाइट केयर बोलते हैं, हमारे पास छोड़ जाइएगा, हम उनकी केयर करेंगे। या आपको लगे कि कोई उधर रह रहा है, मैं आ सकता हूँ जी, सुबह से शाम तक बच्चे काम पे जाते हैं, उनको पीछे से पेरेंट्स की चिंता रहती है, तो उनकी ऑफिस में वर्क परफॉर्मेंस भी कम रहती है, उनको कौन दिखाएगा, तो डे केयर में आप हमारे पास छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ ये कि रिहेबिलिटेशन में भी मान लो किसी को स्ट्रोक हुआ तो उसको रिहेबिलिटेशन करना, ये हमारी फैसिलिटी हमारे पे अवेलेबल। We stay together. अगर समझे मेरे को जाना है, so can we keep my parents for a week or 10 days in the बिल्कुल कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, रिस्पाइट केयर। और ऑलरेडी हमारे पास रह के गए हैं जिनके पूरे वीडियो है, और 10 दिनों में उन्होंने इतना फर्क देखा है उन लोगों में। अभी कैनेडियन सिटीजन आए थे, डॉक्टर प्रेमलता मेरी सीनियर एकेडमिशियन थी, उनके रियल नेबर थे, कनाडा से आए थे महीने भर के लिए। ही वाज सीवियर डिमेंशिया, IIT ग्रेजुएट है, CA है, लेकिन 1 साल से डिमेंशिया है। तो वो ही इज सो वंडरफुल म्यूजिशियन, इतने बढ़िया किशोर कुमार के गाने आज भी हमारे सारों पे गाते हैं। कल वीडियो दिखाऊंगा हमारे पास, वो 10 दिन रहे, 10 दिन में उनका वीडियो भेजूंगा आपको, इनको भेजना डॉक्टर प्रेम बताएं। 10 दिन में उनकी जिंदगी बदल गई। वो कहते हैं हमारी घर की जिंदगी भी बदली, इनकी भी जिंदगी बदल गई। You are welcome there. You can share it in the group. और आपको लगेगा अगर आपके घर पे परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम हो तो you can consider day care, you can consider respite care, जो short term आपके होते उसको respite care नाम देते हैं जैसे टेक्निकली, वो आप बिल्कुल करते हैं। But in day care, we will have to transport us. हाँ, वो थोड़ा सा दूर के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कम्यूटिंग में इतना टाइम लग जाता है दिल्ली में की मुश्किल। लेकिन आप जैसे 5-7-10 दिन के लिए छोड़ना चाहे, आपने बाहर जाना है, मान लो आपने अमेरिका जाना है या आपने वर्क के लिए कहीं आप जाना है, पीछे से कौन देखेगा? इवन आप सेवा करते थक गए हो, हमारे साइड पर गए हैं, इसको सेवा करते नहीं थकते हैं। टॉपिक करिए अभी ठीक है, केयर गिवर का एक टॉपिक अलग है, फुल टाइम में केयर गिवर, हाउ यू कैन हेल्प टू केयर गिवर। अगर आप केयर गिवर, ऐसा नहीं है थकता नहीं आदमी, थकता है, मतलब ये हैव टू असेप्ट दैट थिंग, ऐसा नहीं आप उस चीज को, वो भी एक अलग टॉपिक है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। जो आप कह रहे हो थकती है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो थकती नहीं है। हमारा फोकस जो है एक इंटरेक्शन के ऊपर ज्यादा है, लेक्चर्स के ऊपर, गोष्ठियों के ऊपर, छोटी-छोटी वर्कशॉप के ऊपर। पूरी एसोसिएशन पब्लिक कैंप्स वगैरह लगाती रहती है, लेकिन विचार में जो है एक मिनट उसके लिए आपका जो संस्था है बढ़ के और टूरिस्ट बन गई है, ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से संस्था के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी ब्रिज हमारी आप लोगों का बहुत धन्यवाद बुलाया और we wish more people would have joined. ये आप इसको इवैल्यूएट करते हैं, अगर आपने कर दिया होगा। मैं सबसे वीडियो ले लेता हूँ। नहीं, ये फॉर्म दिया ना, हाँ ये तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आप सभी अभी से आमंत्रित हैं। So thanks a lot everybody. Please do come in every program.